नायक बुय्यर अपना नाम सुनता है और अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, आसपास के लोग हंसने लगते हैं और ताना मारते हैं कि इतना मूर्ख लड़का यहां क्यों पढ़ रहा है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है और सोचता है कि ये एक सपना है और आसपास सब कुछ नकली है। उसका सहपाठी उसकी आस्तीन खींचता है और कहता है कि लन्नी नाम की शिक्षिका उसे फिर से बुला रही है। वो मुड़ता है और आकर्षण से एक पतली, सुंदर, मध्यम आयु की शिक्षिका को देखता है जो उसके पास आई है। वो छिपे गुस्से से नायक को डांटती है कि वो सो रहा था और उसे नहीं पता वो कहाँ है। बुय्यर उत्साह से अपनी शिक्षिका के सीने को देखता है, शक करता है कि क्या वो वाकई शिक्षिका है। वे उसे कान पकड़कर ब्लैक बोर्ड पर बुलाते हैं क्योंकि वह कक्षा में सो रहा था, जो गणित के प्रति अपमान है। नायक डर भरी आंखों और शिक्षिका की गुस्सैल नजर के नीचे बोर्ड पर खड़ा होता है, सवाल पढ़ता है। वो सोच भरा चेहरा बनाता है और समझता है कि यह बहुत मुश्किल सवाल है। बोर्ड पर शिक्षिका द्वारा बनाया गया सवाल दिखता है जिसने नायक में ऐसी भावनाएं जगाई। कक्षा में सोने की सजा के रूप में उसे बाद में ये सवाल हल करने और कल कक्षा से पहले जवाब दिखाने को कहा जाता है। उसके सहपाठी एक साथ हंसते हैं, मानते हैं कि नायक 3 दिन में भी सवाल नहीं हल कर सकता क्योंकि ऐसा मूर्ख गणित में कोई काबिलियत नहीं रखता। लेकिन वह अपने पूरे हाव भाव से दिखाता है कि वह अपने दोस्तों को सबक सिखाएगा। शिक्षिका सोचती है कि उसका छात्र इतना आत्मविश्वास क्यों दिखा रहा है, जैसे कोई विद्वान वैज्ञानिक। वो आत्मविश्वास से सफेद चौक से स्कूल के बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू करता है। शिक्षिका अत्यधिक आश्चर्य और खुली आंखों से छात्र के बोर्ड को देखती है। बुय्यर ने बोर्ड पर जवाब लिखने के बाद शांति से टॉयलेट जाने की अनुमति मांगी, जिसे उसे मिल जाती है। सभी छात्र बोर्ड को गौर से देखते हैं, शक करते हैं कि लड़के ने बस एक रैंडम नंबर लिखकर सही जवाब दे दिया। लेकिन शिक्षिका अविश्वसनीय आश्चर्य से ब्लैक बोर्ड को देखती है। वो जवाब की जांच में देरी करती है और सबको हैरानी में डालते हुए घोषणा करती है कि लड़के का जवाब पूरी तरह सही है। नायक गलियारे में चलता है, जबकि चीखें सुनाई देती है कि शिक्षिका ने भी इस सवाल को हल करने में कई घंटे लगाए थे, क्योंकि ये सवाल बेहद मुश्किल है। बुय्यर अचानक घुटनों पर लोटपोट हो जाता है और दिमाग में सोचता है, अरे बाप रे, मैं तो किसी दूसरी दुनिया में फंस गया। वो याद करने लगता है कि उसका असली नाम चेन लुओ है, एक साधारण गणित टीचर जिसने गणित को अपनी बीवी बना लिया था। यूनिवर्सिटी के बाद उसने रात दिन एक कर दिए और अगले साल तो उसे गणित का महापंडित खिताब मिलने वाला था। उसका दिमाग चकरघिनी बन जाता है। अरे, परीक्षा में झपकी क्या ली, दूसरी दुनिया में फेंक दिया। वो बड़बड़ाता है, ये सब अवैज्ञानिक है, ये कोई मंगा कॉमिक तो है नहीं। फिर वो न्यूटन को चिल्लाकर बुलाता है, अरे न्यूटन भैया बचाओ। पर न्यूटन भी नॉट रीचेबल। हालात का जायजा लेते हुए वो समझता है कि वो बुय्यर नाम के एक लड़के के शरीर में है, जो गणित में ऐसा फिसडी था कि क्लास वाले उसे मट्ठू नंबर 1 बुलाते थे। हाल ही में जो देखा, उससे लगता है कि इस दुनिया का गणित तो इतना आसान है कि नर्सरी का बच्चा भी सॉल्व कर ले। जब दुनिया बदलने का सवाल हल नहीं कर सकता, तो मैं यही का गणित का बादशाह बनूंगा। चेन लुओ ठान लेता है कि इस नई दुनिया में भी वो गणित का सुपरस्टार बनेगा। मस्त सीटी बजाते हुए वो गलियारे में टहलता है। तभी दूर से किसी का साइना रास्टाइल सिलहुट चमकता है। अचानक धड़ाम, टक्कर इतनी जोरदार कि दोनों लोग हवा में कलाबाजियां खाते हुए उलट पुलट गिर पड़ते हैं। नायक आंखों में आंसू और नाक लाल माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखता है कि सामने सुनहरे बालों वाली चांद सी खूबसूरत लड़की पड़ी है। वो शर्म से लाल होकर चीखता हुआ पीछे उछलता है, अरे ये तो फिल्मी सीन बन गया। फिर हिम्मत करके हाथ बढ़ाता है, मैडम उठिए, फर्श गंदा हो जाएगा। शर्मिंदगी से भरा चेहरा लिए वो माफी मांगता है। लड़की खुद उठकर खड़ी होती है, उसका हाथ ठुकराते हुए चीखती है, अरे तू वही बुय्यर है ना? नायक चौंक कर पूछता है, आप मुझे जानती है? क्या मैं फेमस हूं? लड़की गुस्से में चिल्लाती है, तूने प्रवेश समारोह में मुझे धक्का मारा था, जिसके कारण मैं कुंफू पांडा स्टाइल में गिरी थी, और पूरी स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। वो चीखना बंद नहीं करती और ऐलान करती है कि इस बदमाश ने जानबूझकर उस पर हमला किया। बुय्यर, जिसे इस शरीर की कोई याद नहीं, समझ नहीं पाता कि उसका इस लड़की से क्या कनेक्शन है। वो पूरी तरह हैरान खड़ा रहता है। वो गोरी लड़की से सफाई देना शुरू करता है कि उनकी टक्कर गलती से हुई थी, लेकिन वो उसे बीच में टोकती है, अपने हाथों को अजीब अजीब आकार में मोड़ते हुए। अचानक उसके आसपास चटकती हुई आग भड़क उठती है। नायक उस लड़की को भोली कहता है, जिसके जवाब में उसे हैरानी भरी नजरें मिलती है। उसे जादू पर यकीन नहीं और वो मजाक उड़ाने लगता है, कहता है, मैं तो प्राचीन अंधेरे का देवता हूं, और बकवास करने लगता है। लेकिन तभी हवा में एक जादुई गोला चमकता है और तेज पीली आग भड़क उठती है। वो डर से उस आग को देखता है जो लड़की के हाथ में जल रही है और समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। लड़की पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ती है, उसे बेवकूफ कहते हुए सारी आग उस पर उड़ेलने को तैयार।
एक तेज रोशनी की चमक उसे चौंधिया देती है और उसे याद आता है कि दूसरी दुनिया में आने की शर्त जादू होता है। दिमाग में खौफ के साथ वो गुस्से में बड़बड़ाता है, अभी तो आया, और आग के गोले फेंके जा रहे हैं। गोरी लड़की चीखती है कि उसे सजा मिलनी चाहिए और पूरी तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। अचानक बुयेर के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो झट से उसके सामने झुककर दिल से माफी मांगने लगता है, जिससे लड़की अचानक ब्रेक लगाती है। लड़की हैरानी और अविश्वास से उसे घूरती है। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकता है और वो कहती है कि एक साधारण माफी से सब ठीक नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो देखती है कि लड़का उसकी नजरों से गायब हो चुका है। दरअसल नायक तब तक सड़क पर भाग निकला था और गोरी लड़की से जितना हो सके दूर भगोड़ा बन गया। वो अपनी अजीबोगरीब स्थिति को समझने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में विज्ञान और जादू दोनों एक साथ चलते हैं। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है और वो घास पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका होश धीरे धीरे उड़ने लगता है और शरीर ढीला पड़कर जमीन पर लुढ़क जाता है। नायक अपनी बचपन की यादों में खो जाता है, जहां वह अपने पिता को पुकारता है। एक खास महल के सामने गड्ढे में पानी के प्रतिबिंब में कई लोग दिखते हैं। एक आदमी एक खूबसूरत डिब्बा एक लड़की को देता है, उसे मालकिन कहता है और उसका दुख शांत करने की पेशकश करता है। वो औरत बच्चे का हाथ पकड़कर जल्दी से एक बड़े 2 मंजिला घर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है। घर में घुसकर अपने काम में व्यस्त होने लगती है। तभी अनजाने में उसे 2 औरतों की गपशप सुनाई देती है। वे कहती है कि लड़की और बच्चा कुलीन है, लेकिन उनका कमाने वाला मर चुका है। यादों में आगे बढ़ते हुए अचानक एक दृश्य आता है, जहां एक बच्चा अपनी मां के पास खुशी से खबर लाता है कि उसका दाखिला शैंडेनासा अकादमी में हो गया है। ये बच्चा बुयेर है और उसकी मां अपने बेटे की चिंता करते हुए उसे अकादमी में आने वाले खतरों से आगाह करती है। औरत को अचानक अपने मृत पति की याद आती है और वो सोचती है कि उसका बेटा कितना अपने पिता जैसा है। फिर अकादमी में पढ़ाई की यादें चमकती है, जहां नायक को उसके शिक्षक अपमानित करते हैं। वो खुद से वादा करता है कि वो अपने परिवार का कर्ज जरूर चुकाएगा, क्योंकि वो एक गरीब कुलीन है और उसे दोगुनी मेहनत करनी होगी। लेकिन बदकिस्मती से भाग्य ने उसे जादुई शक्तियों से वंचित रखा और वो एक साधारण आग का गोला भी नहीं बना सकता। अकादमी में उसकी जिंदगी दर्द और मजाक से भरी थी, क्योंकि आसपास के लोग उसकी पढ़ाई और जिंदगी की नाकामियों पर हंसते थे, जिससे वो गहरे अवसाद में डूब गया। अचानक वो जागता है और सामने नीले बालों वाली एक लड़की को देखता है, जो उसकी सेहत की चिंता करते हुए उसे पुकार रही है। समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। बुयेर जानने की कोशिश करता है कि ये लड़की कौन है और उसे कैसे मिली। लड़की उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि उसे जादू सिद्धांत की क्लास में जाना है। वो लड़की के सहारे खड़ा होता है और हैरानी से उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आमतौर पर कोई उसकी परवाह नहीं करता। क्लास जोरों पर है, जहां जादू सिद्धांत की पढ़ाई हो रही है और शिक्षक 4 मूल तत्वों के बारे में बता रहे हैं। व्याख्यान के दौरान नायक इस दुनिया की व्यवस्था समझता है कि लोग जन्मजात जादूगरों और साधारण इंसानों में बंटे हैं। इस बीच रंगीन बालों वाला शिक्षक जादुई तत्वों की बात जारी रखता है। उसके मुताबिक जादूगर मंत्र, हाथ के इशारे और आध्यात्मिक शक्ति से जादुई तत्वों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इसके लिए जन्मजात प्रतिभा चाहिए। कुछ और वक्त गुजरता है और क्लासें खत्म होने की कगार पर है। खुशहाल स्टूडेंट्स क्लासरूम से उछलते कूदते निकलते हैं, चिल्लाते हुए, हाय छुट्टी हो गई। लेक्चर के बाद टीचर को अचानक पता चलता है कि कोई सवाल लेकर उनके पास चला आया। बिना हैरानी के वो नायक से पूछते हैं, बुयेर कोई सवाल? बुयेर टीचर से पूछता है, क्या बिना जन्मजात जादू के जादू सीखा जा सकता है? टीचर लड़के को टकासा जवाब देते हैं, बिना जादुई जीन के तत्वों को कंट्रोल करना भूल जा, नामुमकिन है। तभी बुयेर के सारे क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि नायक में जादू का जका ज्ञान नहीं। एक मोटू लड़का टूबी पास आता है और उसे चुप कराता है, अरे अकादमी से निकाला तो क्या, मेरे पापा के बंगले में चौकीदार की जॉब पक्की। बुयेर उस गोलूमोलू का नाम सुनकर याद करता है कि ये इस शरीर के पुराने मालिक का इकलौता दोस्त था। हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद टोबियास अपने दोस्त पर चमकती स्माइल बरसाता है। दोनों दोस्ताना अंदाज में अलविदा कहते हैं, हाथ हिलाते हुए। अचानक बुयेर की नजर नीले बालों वाली लड़की से टकराती है और वो पूछता है, क्या चाहिए मेम? वो शर्मा के लाल टमाटर बन जाती है और क्लास से भागती है, चिल्लाते हुए, टीचर बोनी ने कहा स्कूल के बाद उनके ऑफिस आना। वो लड़की के बारे में सोचता है, ये सारा दिन मेरे पीछे क्यों पड़ी है, जैसे कोई राज खोलना हो। बुयेर समझता है कि भले ही उसका गणित फुल्लू हो, बिना जादू के इस जादुई दुनिया में वो पानीपुरी वाला बन जाएगा। उम्मीद के सहारे वो अपनी फुस जादुई ताकत आजमाता है, आग का गोला बुलाने की कोशिश में। अपनी हथेली को घूरते हुए वो फायरबॉल जादू चिल्लाता है और इंतजार करता है। उम्मीद पहले ही हवा हो चुकी है और वो निराशा में डूबने लगता है, क्योंकि टेक्निक तो फेल हो गई। लेकिन अचानक उसकी हथेली में चटक नारंगी आग भड़क उठती है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं और वो मंत्रमुग्ध होकर हथेली में उछलते फायरबॉल को देखता है। बुयेर अपनी हथेली को गजब में देखता है, जहां पीली रोशनी जल रही है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या हो रहा है। इस नए शरीर में जादू नहीं होना चाहिए था।
लेकिन हकीकत को गले लगाते हुए वो राहत की सांस लेता है। और बस इसके तुरंत बाद हमारा नायक अपनी नईनवेली जादुई ताकतों के साथ मस्ती करने लगता है, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर उछलने लगे। वो सोचने लगता है, ये जादुई करतब आखिर मेरे हाथ में आए कैसे? उसे लगता है कि शायद दो दुनियाओं के बीच अंतरिक्ष का टकराव हुआ और बस जादू की दुकान खुल गई। अचानक उसे याद आता है, अरे मुझे तो टीचर के पास जाना था। वो ऑफिस की ओर लपकता है और दरवाजे पर ठक ठक करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। भाई। माफी मांगते हुए बुयेर गणित टीचर के ऑफिस में कदम रखता है और क्या देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और चेहरा लाल टमाटर बन जाता है। उसकी हॉट टीचर किसी अजीब सी पोज में खड़ी है और वो मुंह बाएं ताकता रहता है, लेकिन टीचर को उसके लट्टू जैसे रिएक्शन की परवाह नहीं। वो खुशी खुशी कहती है, आजा मेरे शेर। बुयेर अब भी अपनी टीचर को घूर रहा है। टीचर बिंदास अंदाज में कहती है, इस पोज को इग्नोर कर, मैं तो हमेशा ऐसे ही हिसाब करती हूं। बुयेर शर्माते हुए पूछता है, मैम मुझे बुलाया क्यों? गोरी टीचर कहती है, पहले कुर्सी पर बैठ मेरे राजा। वो बाहर निकलती है, फिर लौटकर उसके सामने पेन और कागज रख देती है। बुयेर के सामने एक नया गणित का सवाल पड़ा है, जिसे हल करने को कहा जाता है। वो सवाल हल करने में जुटता है और गोरी टीचर कहती है, मैं जरा बाहर जा रही हूं, तू रुक। वो पलक झपकते जवाब दे देता है। टीचर हैरानी से पूछती है, क्या बोला तू? वो वही नंबर दोहराता है, ये सही जवाब है मैम। गोरी टीचर दौड़कर उसके कंधे पकड़ती है और पागलों सी पूछती है, ये सवाल तूने कैसे हल किया? मुझे तो इसमें घंटों लगे। वो गुस्से में उसका मुंह ताकती है, क्या तूने ये सवाल पहले हल किया था? बावजूद इसके कि उन्होंने नंबर 79 रैंडम चुना था। बुयेर पूछता है, सचमुच जानना चाहती है? वो मजाकिया अंदाज में कहती है, बताना कैसे किया मेरे गणित के जादूगर। बुयेर की नजर गलती से टीचर के खैर कर्व्स पर चली जाती है और वो शर्मा कर हल बताने को राजी हो जाता है। वो सोचता है, मेरी टीचर तो पक्की बुद्धू है। बिना वक्त गवाए वो अपनी थ्योरी शुरू करता है, मैम मैंने आपको ये सवाल हल करते देखा था। और बुयेर कहता है कि वो एक एक करके नंबर जोड़कर हिसाब करती है। वो हंसते हुए बोला, मैम ये तो गलत रास्ता है, ऐसे तो भूल चूक का ढोल बज जाएगा। फिर भी वो तारीफ करता है, लेकिन आपका जवाब सही निकला, वाह। टीचर कागजों को गजब में ताकती है और कहती है, यही तो सवाल हल करने का इकलौता तरीका है। बुयेर दांत चमकाते हुए कहता है, मैम आप गलत ट्रेन पकड़ रही है। वो नया तरीका समझाता है, पहले पैटर्न ढूंढो, पहला नंबर और आखिरी, दूसरा और दूसरा से आखिरी, ऐसे जोड़ो 80 आता है। वो पूछता है, कितने नंबर हैं जो जोड़ने पर 80 दें? गोरी टीचर कुर्सी से उछलकर चिल्लाती है, 39। बुयेर ताली बजाता है, शाबाश मैम। फिर माफी मांगता है, अरे बैठो कह दिया, आदत से मजबूर। वो समझाता है, इस तरह मुश्किल जोड़ एक आसान गुणा बन जाता है। वो कहता है, इस जुगाड़ से आप भी फटाफट जवाब पा लेंगी। टीचर नई खोज से उछल पड़ती है, वाह ये तो कमाल का तरीका है। इतना ही नहीं, वो कहती है, इसे और चमकाया जा सकता है। बुयेर उनकी बात पर वाहवाह करता है और बताता है, हाँ इस तरीके का अपग्रेड वर्जन भी है। अपनी बात खत्म करते ही गोरी टीचर ट्रांस में चली जाती है, जैसे कोई भूत देख लिया और समझने की कोशिश में उलझ जाती है। बुयेर चिंता में डूबकर उसे नाम से पुकारता है, सोचता है, मेरी दुनिया का प्राइमरी गणित इसके लिए रॉकेट साइंस है। टीचर होश में आती है और थोड़ा उदास नजरें चुराती है, ये तरीका तूने खुद सोचा? नायक हल्के से टालता है, हाँ मैम, बस गिनती आसान करने के लिए जुगाड़ निकाला। लेकिन दिल में सोचता है, गाउस का नाम लूंगा तो ये और कंफ्यूज हो जाएंगी। लड़की उसका हाथ पकड़ती है और चहकर कहती है, तू तो गणित का जीनियस है। बुयेर के लिए ये सीन किसी रोमांटिक फिल्म सा लगता है। वो कहती है, अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो तेरा भविष्य चांद सा चमकेगा। बुयेर का चेहरा लाल मिर्च सा लाल हो जाता है और वो टीचर का नाम पुकारते हुए कुछ बड़बड़ाने की कोशिश करता है। गोरी टीचर अपनी हालत भांपकर शर्माती है और अरे ये क्या कहकर दूसरी दिशा में रॉकेट बनकर भागती है। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदलता है, जैसे कोई बल्ब जल गया हो। जोश में आकर वो चिल्लाती है, बुयेर तू तो गणित का सुपरस्टार बन सकता है। बुयेर फटाक से ना 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 कहता है, चेहरे पर फैनबॉय वाली चमक लिए। वो जोर से चीखता है, मैं तो जादू का बादशाह बनूंगा। टीचर उसे कंफ्यूज मछली सी ताकती है और पूछती है, अरे ये जादू का कीड़ा कहां से काटा? वो झट से टेबल पर धम से उसे पटक देती है और ड्रामे की हीरोइन सी बोली, गणित पढ़, अपना टैलेंट बर्बाद मत कर, गणितज्ञ बनकर समाज में इज्जत की कुर्सी पकड़। बुयेर उसकी एक न सुनता है और झटके से उसका हाथ हटाता है,
जैसे कोई कराटे मास्टर। वो जोर देकर कहता है, मुझे जादू चाहिए, गणित नहीं। मैं जादूगर बनूंगा। उसका मानना है कि इस दुनिया में गणितज्ञ बनना तो बाएं हाथ का खेल है। बस 2-4 थ्योरी दुनिया को बता दो, हो गया। वो सोचता है, ऐसे तो मैं दूसरों की खोज को अपना बताऊंगा, और जादू तो मेरा दिल चुरा ले गया। थोड़ा सोचकर गोरी टीचर कहती है, चल बुइयर, एक शर्त लगाते हैं। वो बताती है, अकादमी में जल्द ही जादू का इम्तिहान है, जो तय करेगा कि तू यहां रह सकता है या नहीं। बुइयर सोच में डूबकर कहता है, अगर फेल हुआ तो बैग पैक, बाहर का रास्ता। टीचर बोली, अगर तू सचमुच जादूगर बनना चाहता है तो ये इम्तिहान पास करना पड़ेगा। एक पल की खामोशी छाती है और बुइयर टीचर को ऐसे ताकता है जैसे कोई पहेली सॉल्व कर रहा हो। कुछ सोचकर टीचर टेबल से कैलेंडर उठाती है और शर्त की बात आगे बढ़ाती है। वो कहती है, अगर तू इम्तिहान पास कर ले, मैं तुझे गणित के लिए नहीं टोकूंगी, लेकिन फेल हुआ तो मैं तुझे टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी दिलाऊंगी और तू अकादमी में गणित पढ़ते हुए रह सकता है। शर्त की बात पूरी करके वो पूछती है, बोल बुइयर, शर्त मंजूर है? गोरी टीचर के दिमाग में बिजली सी चमकती है कि बुइयर तो जादू का जब ही नहीं जानता, ये इम्तिहान कैसे पास करेगा। लेकिन बुइयर का चेहरा पत्थर सा शांत और आंखों में ठोस कॉन्फिडेंस लिए वो शर्त को हाँ कह देता है। गलियारे में चलते हुए वो बड़बड़ाता है, हाय, ये टीचर तो जिद्दी भैंसी अड़ गई, मुझे गणित का गुलाम बनाना चाहती है। वो पहले वाले सीन को याद करके उसे बॉलीवुड रोमांस सा रंग देता है। अचानक अपनी लव स्टोरी वाली सोच पर खुद को कोसता है और जादू करने की ठानता है। तभी कहीं से रिबन वाली लड़की तरबूज सी उछलती हुई उसकी ओर फुल स्पीड में दौड़ती है। धड़ाम, दोनों के सिर टकराते हैं और वे एक साथ लट्टू से घूमकर फर्श पर लुढ़क जाते हैं। बुइयर सोचता है, अरे ये सीन तो कहीं देखा है, और अपने हाथ में कुछ महसूस करता है। दर्द कम होने पर आंखें खोलता है तो देखता है कि रिबन वाली लड़की उस पर चढ़ी बैठी है। गोरी लड़की तुरंत थप्पड़ों की बरसात शुरू करती है। बदमाश, मेरे खजाने को छुआ। गुस्से में वो जादू का तमाशा शुरू करती है और फायरबॉल मंत्र बुदबुदाती है। उसके हाथ में नारंगी आग भड़क उठती है। होश में आते ही उसे पता चलता है कि सामने कोई नहीं और वो गालियां बकने लगती है। फिर भाग गया, ये हरामी। बुइयर दूर से कांपते हुए सोचता है, अच्छा हुआ मैं फर्राटा भर गया, वरना अब तक राग का ढेर होता। थोड़ी देर बाद रिबन वाली गणित टीचर के पास शिकायत लेकर पहुंचती है, मैम, आज 2 बार उस बदतमीज से टकराई, वो पक्का परवट है। गुस्से में वो कसम खाती है, अगली बार उस पर फायरबॉल फेंकूंगी। टीचर हल्का सा हंसती है। इसाबेला बात बदलती है, मैम, मैंने आपका सवाल हल कर लिया। वो गर्व से कहती है, बस आधी शाम में निपटाया, सबसे फास्ट मैं ही हूं। टीचर तारीफ करती है, शाबाश, लेकिन बुइयर ने तो 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। रिबन वाली हैरानी से ताकती है, कैसे, इतनी जल्दी? टीचर जवाब देती है, एक खास गणित थ्योरी है, दिखाऊं? वो बुइयर का तरीका समझाती है। इसाबेला सुनते सुनते खो सी जाती है, जैसे कोई पहेली सुलझ रही हो। अचानक उसे गणित का मंत्र समझ आता है और इसाबेला को यकीन ही नहीं होता कि बुइयर ने ऐसा गणित का जादू सोचा। वो ठान लेती है कि इस थ्योरी के जीनियस लड़के से मिलना है और टीचर से पूछती है, मैम, ये बुइयर कहाँ मिलेगा? उसकी आंखों में सितारे चमक रहे हैं, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो से मिलने को बेताब हो। टीचर उसकी इस ओवर एक्साइटमेंट से थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचती है, अरे ये क्या चक्कर है, लेकिन फिर हामी भरती है, ठीक है, मिलवा दूंगी तुम दोनों को। थोड़ी देर बाद इसाबेला किसी क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोलती है, जैसे कोई एक्शन फिल्म की हीरोइन। वो जोर जोर से चिल्लाती है, यहां कोई बुइयर नाम का लड़का है, मुझे उससे मिलना है। एक लड़का जो बुइयर का दोस्त है डर से कांपते हुए कुछ बोलने को होता है, लेकिन तभी उसकी जांग पर जोरदार चिकोटी करती है। चुप रहे भाई। चिकोटी मारने वाला और कोई नहीं, बुइयर है, जो मेज के नीचे छुपा बैठा है। उसका मोटू दोस्त इशारा समझकर कहता है, अरे मेरा दोस्त तो अभी कुछ काम से निकला है। इसाबेला उसे भौंचक ताकती है और तंज कसती है, क्या अभी अभी भूत बनकर उड़ गया? वो और टाइम वेस्ट नहीं करती और कहती है, जब लौटे तो बुइयर को बुलाना। मोटू दोस्त राहत की सांस लेते हुए हाथ हिलाता है, पक्का मैडम, मैसेज पहुंचा दूंगा। इसाबेला के जाते ही दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। बुइयर मेज के नीचे से सरकता हुआ बाहर निकलता है। गोरी गई कि नहीं? इस तमाशे के बाद क्लास में सन्नाटा छा जाता है और सब बुइयर को ऐसे ताकते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। वो कंफ्यूज होकर अपने दोस्त से पूछता है, भाई सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? उसका पट्टी वाला दोस्त अचानक उसके कंधे पकड़ता है और डर से चीखता है, बता, तूने इसाबेला के साथ क्या क्या किया? बुइयर खोया खोया सा जवाब देने की कोशिश करता है। दोस्त उसे घृणा से देखता है, तुझे पता भी है इसाबेला कौन है? बुइयर डरते डरते पूछता है, वो रिबन वाली लड़की कौन थी? भूरे बालों वाला दोस्त बताता है,
उसके ढेर सारे दोस्त हैं जो तेरा बैंड बजा सकते हैं। बुइयर दोस्त की सलाह को हवा में उड़ाता है। अकादमी में कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पट्टी वाला दोस्त मायूसी से पूछता है, भाई हमारी अकादमी का नाम क्या है? जिस पर बुइयर फटाक से जवाब देता है, शैंडिनासा अकादमी। आसान। फिर दोस्त पूछता है, कैंपस कहाँ है? बुइयर बिना दिमाग दौड़ाए बोल पड़ता है, बेकर एवेन्यू। भाई उसका पट्टी वाला दोस्त कहता है, अरे ये तो याबो शहर में है और वहां का मेयर इसाबेला का बाप है। बुइयर को अचानक अपनी फंसी हुई किस्मत का एहसास होता है और वो पसीने पसीने होकर सोचता है, अब क्या करूं? ये तो पक्का पंगा है। वो अपनी बेकार हालत समझकर पट्टी वाले से पूछता है, भाई उस रिबन वाली से माफी मांगने का कोई जुगाड़? तभी पीछे से कोई चीख सुनाई देती है, इसाबेला। और दोनों लड़के डर से उछलकर आवाज की तरफ मुड़ते हैं। एक गोराचिट्टा लड़का अपने यारों के साथ बुइयर को घूरता है और ताना मारता है, ऐसा बेकार बंदा अकादमी में 2 दिन भी नहीं टिकेगा। ये लंबा गोरा, जिसका नाम भी है, पहले बुइयर को खूब तंग करता था। बुइयर का दोस्त उसका साथ देता है, लेकिन दिल में सोचता है, गोरा सही बोल रहा है, बिना जादू के यहां इज्जत कौन देगा? क्योंकि अकादमी में बिना टैलेंट के रिस्पेक्ट तो भूल जाओ। और दूसरी क्लास वालों को एक इम्तिहान देना है, जो फेल हुआ बाहर। जादू का इम्तिहान वैसे तो आसान है, कोई भी पास कर ले, लेकिन बुइयर के पास तो जादू का जब ही नहीं। उसके लिए ये इम्तिहान मतलब अकादमी से बैकपैक। अचानक बुइयर के ख्यालों को पास की मेज पर धड़ाम की आवाज तोड़ती है। गोरा भी गुस्से में काले बालों वाले पर चिल्लाता है, सुनाई दे रहा है या कान में मिर्ची डालूं? दोनों के बीच जंग सी छिड़ जाती है और बी गालियों की बौछार कर देता है। बुइयर का दोस्त भी पीछे नहीं हटता, आंखें तरेर कर तैयार हो जाता है। वो बी को ललकारता है, तेरी बदतमीजी की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि टोबी का इस पंगे से क्या लेना देना। वो पूछता है, टोबी तेरा इसमें क्या काम? बुइयर के दोस्त और बी के बीच आग सी भड़कती है और दोनों फाइट के लिए कमर कस लेते हैं। बी गुस्से में चेहरा लाल करके कहता है, ये बात याद रखूंगा। वो अपने यारों के साथ पलटता है और चला जाता है, धमकी देता हुआ, अगली बार हिसाब चुकता करूंगा। बुइयर अपनी आंखों के कोने से हल्का फीका पड़कर देखता है जब उसके दुश्मन क्लासरूम से निकलते हैं। वो हैरान और खुश है कि मोटू दोस्त ने उसका साथ दिया और खुद को सच्चा यार साबित किया। सीधे मुद्दे पर आते हुए बुइयर मोटू से कहता है, भाई अगर इसाबेला वाला पंगा बिगड़े तो मेरी ढाल बनना। मोटू जोश में हामी भरता है, हाँ भाई, लेकिन तब तक मैं उस काले बालों वाले को पंच मारकर चांद दिखा दूंगा। बुइयर उसे कांसी आंखों से ताकता है, ये क्या बक रहा है? कुछ दिन बाद जादू का इम्तिहान शुरू होता है। टीचर शर्तें बताता है, जो हारा उसका अकादमी से बैकपैक। स्टूडेंट्स को एक लाइन के पीछे खड़े होकर फायरबॉल से टारगेट मारना है। इम्तिहान की शुरुआत बी से होती है, जो ऐसे पोज देता है जैसे वो जादू का जॉनी डेप हो। वो फटाक से फायरबॉल मंत्र बोलता है और टारगेट पर आग का गोला दाग देता है। टीचर तारीफ करता है, शाबाश, पास। इम्तिहान जोरों पर है, हर स्टूडेंट अपनी बारी आजमा रहा है। तभी गोरा बी भीड़ में बुइयर और उसके दोस्त को देखकर ठहाका मारता है, अरे अपने आखिरी मिनट एंजॉय कर ले। बुइयर इस गंदी बात पर मोटू गुस्से में चिल्लाता है, अपना मुंह बंद कर गोरे। संयोग से टोबी की बारी आती है। वो बिना वक्त गवाए फायरबॉल मंत्र बुदबुदाता है। अचानक उसके हाथों में चटकीली नारंगी आग का छोटा सा गोला चमकता है। वो अपनी टेक्निक का नाम चीख कर टारगेट पर गोला फेंकता है। गोला टारगेट को बस छूकर निकलता है और टीचर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, टोबी पास। भले ही ये लगभग हार थी, टोबी खुशी से उछल पड़ता है, यार मैंने कर दिखाया। अगला नंबर देखने के लिए टीचर लिस्ट में झांकता है। वो बुइयर को बुलाने वाला होता है, लेकिन मन में सोचता है, इसके पास तो जादू का जरा सा जूस भी नहीं। बूढ़ा टीचर तरस खाकर कोशिश करता है कि बुइयर की सबके सामने बेइज्जती ना हो। वो चिल्लाता है, सबने इम्तिहान शानदार पास किया, और बुइयर को भूलने का ड्रामा करता है। लेकिन तभी गोरा भी चीखता है, अरे इम्तिहान खत्म करने की जल्दी मत करो। गोरा भी देखता है कि एक स्टूडेंट को भूल गए जिसने कोई टेस्ट नहीं दिया। वो बुइयर की ओर उंगली तानकर चिल्लाता है, ये फेल हो गया, सब सुन लो। बुइयर चुपचाप खड़ा रहता है, टीचर के अगले कदम का इंतजार करता है। टीचर अन्य ढंग से पूछता है, बुइयर इम्तिहान देगा? बी और उसका गैंग ये सुनकर ठहाके मारते हैं, काले बालों वाले की बेइज्जती करने की कोशिश में। भीड़ में बुइयर की हार जीत पर बहस छिड़ी होती है। तभी गणित टीचर वहां से गुजरती है। बुइयर का मोटू दोस्त उसे ढांढस बंधाता है, कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई इन बदमाशों की मत सुन। लेकिन अचानक बुइयर का जोश जागता है। आंखों में चमक लिए वो कहता है, मैं इम्तिहान दूंगा। गोरा और उसका गैंग हैरानी से मुंह ताकता है, समझ नहीं पाता कि ये क्या बोल रहा है।
हैरानी खत्म होते ही वे पेट पकड़कर हंसते हैं। अरे, ये फिसड्डी तो गया। उनकी हंसी गणित टीचर का ध्यान खींचती है, जो उत्सुक होकर पास आती है। जादू टीचर को ये शोर पसंद नहीं। वो चिल्लाता है, सब चुप, ये क्या तमाशा है? बुइयर से आखिरी बार पूछा जाता है, तैयार है या नहीं? बुइयर आंखों में कॉन्फिडेंस लिए जवाब देता है, टीचर एंथनी, मैं रेडी हूं। सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। हार गया तो दिल छोटा मत करना। बुइयर टारगेट के सामने खड़ा होता है, सांस खींचता है और सोचता है, चल, भीड़ को थोड़ा ड्रामा दिखाओ। उसे अपनी ताकत पर भरोसा है। मंत्र और हावभाव की जरूरत नहीं, लेकिन दिखावे के लिए वो ड्रामा करता है। फायर मंत्र जोर से गूंजता है और सब सांस रोके टारगेट देखते हैं। बुइयर ऐसा नाटक करता है जैसे जादू निकालने में जान दे रहा हो। भीड़ उसके धुएं से मुंह ढक लेती है, जलने के डर से। जब सब आंखें खोलते हैं, बुइयर के हाथों में जादू का जभी नहीं। गोरा और उसका गैंग ठाके मारते हैं। हाँ, बुइयर ने तो लंका लगा दी। लेकिन अचानक बुइयर के हाथ में आग की चमक उभरती है और उसके चारों ओर ज्वाला के चक्कर घूमने लगते हैं। कहीं से एक विशाल फायरबॉल प्रकट होता है और टारगेट की ओर रॉकेट सा उड़ता है। जब जादू और टारगेट टकराते हैं, धड़ाम, एक जबरदस्त अग्नि विस्फोट होता है। मैदान में सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मुंह बाए ये तमाशा देखते हैं। फायरबॉल की मार से टारगेट राख और टुकड़ों का ढेर बन जाता है। जादू टीचर हैरानी और कंफ्यूजन में बड़बड़ाता है, बुइयर, तू पास। गोरेबी का चेहरा लटक जाता है। वो चीखता है, नामुमकिन, मैं भी इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकता। सिर्फ टोबी अपने दोस्त की जीत पर नाच रहा है। भाई, तूने ये टैलेंट क्यों छुपाया? अचानक टीचर बुइयर को पास बुलाता है, कुछ बताने के लिए। गणित टीचर भी हैरान खड़ी है। ये लड़के ने ये करिश्मा कैसे कर दिखाया? बुइयर जादू टीचर के ऑफिस पहुंचता है और बताता है, मैंने किताबों से रोज प्रैक्टिस की और फायरबॉल सीख लिया। एंथनी समझाता है, जादू तो देवताओं का तोहफा है, जिनके पास नहीं, उन्हें त्यागे हुए देवता कहते हैं। मुझे लगा तू उनमें से है, लेकिन अब देवताओं ने तुझे दुर्लभ तोहफा दिया। वो तारीफ करता है, ऐसे ही पढ़ाई कर, तेरा भविष्य सुपरस्टार है। बुइयर थकान से सोचता है, हर टीचर मुझे कुछ न कुछ थोपना चाहता है। अचानक वो बोलता है, पढ़ता है, तारीफ का शुक्रिया, पर मैं अपनी दुनिया लौटना चाहता हूं। टीचर भौंचक होकर पूछता है, कैसी दुनिया की बात कर रहा है? बुइयर फट से होश में आता है और हंसकर टाल देता है, मजाक था मैम। एंथनी ज्यादा सवाल नहीं करता, सोचता है, ये लड़का ज्यादा पढ़कर पागल हो गया। शायद पवित्र गुरु की किंवदंती की बात कर रहा है। पवित्र गुरु का जिक्र सुनकर बुइयर की आंखें चमक उठती है। वो क्या, सर? एंथनी बताता है, किंवदंती है कि एक पवित्र गुरु था जो अंतरिक्ष को कंट्रोल कर दूसरी दुनिया में जा सकता था, पर सब इसे अफवाह मानते हैं। बुइयर उम्मीद से टीचर को ताकता है, ये सारी किंवदंतियां बताइए। वो अचानक बूढ़े के कंधे पकड़कर चिल्लाता है, मुझे पवित्र गुरु बनना है। कुछ वक्त गुजरता है और बुइयर इस दुनिया की हिस्ट्री को सीरियसली पढ़ने में जुट जाता है। वो लाइब्रेरी में देर रात तक डटा रहता है, किताबों में सारी एनर्जी झोंक देता है, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। किताबों के मुताबिक इस दुनिया में जादूगरों की ताकत के साथ लेवल है। पवित्र गुरु तो बस मिथकों और किंवदंतियों में सुनाई देते थे। उनकी जादुई शक्तियां सिर्फ पुरानी किताबों में दर्ज है। कई किताबें बताती हैं कि पवित्र गुरु अंतरिक्षीय जादू के मास्टर थे। वो स्पेस को चीरकर दूसरी दुनिया में जा सकते थे। भले ही अब लोग दूसरी दुनिया और अंतरिक्षीय जादू को सिर्फ अफवाह मानते हों, बुइयर अपनी दुनिया लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ता। लेकिन टीचर एंटोनियो को अंतरिक्षीय जादू पर भरोसा नहीं, तो उससे ज्यादा इन्फो मिलने की गुंजाइश नहीं। लाइब्रेरी का एडमिन बुइयर के पास आता है और पूछता है, क्या प्रोग्रेस है भाई? बुइयर घबराते हुए सुनता है कि एडमिन उसे लाइब्रेरी में काम करने को कह रहा है। इतना टाइम बैठा है, अब कुछ कर। बुइयर के पास कोई चारा नहीं। वो किताबें छोड़कर ब्रेक लेता है। काम के बाद वो थकाहारा दिखता है। अरे, लाइब्रेरी में काम इतना भारी होगा, सोचा न था। काम खत्म होते ही क्लास का टाइम हो जाता है। जैसे ही बुइयर क्लासरूम में घुसता है, अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सब उसके इम्तिहान के धमाकेदार परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। यार, इसने तो कमाल कर दिया। ये हंगामा थमने का नाम नहीं लेता। अचानक मिली ये पॉपुलैरिटी बुइयर के लिए बस एक नया सिरदर्द बन जाती है। तभी उसकी नजर इसाबेला पर पड़ती है और वो डर से कांप उठता है। ये रिबन वाली यहां क्या कर रही है? वो सांस रोके उसे ताकता है। गोरी किसी अजीब से पोज में बैठी है, जिससे बुइयर का चेहरा लाल हो जाता है। वो नजरें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेला अचानक कुर्सी से उछलकर चिल्लाती है, मुझे नहीं पता था कि ये वही बुइयर है। पंगे की आहट पाकर बुइयर बात को संभालने की कोशिश करता है, अरे शांत, बात खत्म करो। लेकिन गोरी उसे टोककर पूरी क्लास के सामने चीखती है, ये परवर्ट है। बुइयर उसे शांत करने की जुगत में लगा है, लेकिन तभी उसके आसपास आग की लपटें भड़क उठती है।
वो सारी ताकत अपने हाथ में जमा करती है, फायर जादू बुलाने की तैयारी में। इसाबेला फायर जादू बुलाने की जुगत में है और बुइयर बेचारा समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। हताश होकर वो अपने चेहरे को हाथों से ढक लेता है, सोचता है बस अब राख बनने का टाइम आ गया। लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। हैरान होकर वो आंखें खोलता है, अरे जादू मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा। सामने गणित टीचर खड़ी है, जिसने इसाबेला की लापरवाही को रोक लिया। टीचर की आंखों में हल्की नाराजगी लिए वो इसाबेला से पूछती है, क्लास में जादू क्यों चला रही हो? मेयर की बेटी। इसाबेला सफाई देने की कोशिश करती है, मैम वो तो बस। लेकिन टीचर उसे चुप करा देती है, बस बहुत हुआ। फिर वो बुइयर को अपने ऑफिस बुलाती है और इसाबेला को भी साथ चलने को कहती है। टीचर से बहस का मूड नहीं, सो बुइयर हामी भरता है, चलो ऑफिस चलते हैं। टीचर और दोनों स्टूडेंट्स तेजी से क्लास से निकलते हैं, दरवाजा धड़ाम बंद करते हुए। इस मसालेदार सीन के बाद क्लास में सन्नाटा पसर जाता है और बाकी स्टूडेंट्स चुपचाप सोचते हैं, ये क्या तमाशा था? गोरा भी, जो क्लास में मौजूद है, पूरा शौक में है, ये बुइयर को इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है? ऑफिस में बुइयर इसाबेला के साथ हुई सारी अजीबोगरीब वाकये की सफाई देता है। टीचर दोनों को सुलह करने की सलाह देती है, जो हुआ वो गलती से हुआ। टीचर के दबाव में इसाबेला मुंह फुलाकर माफी मांग लेती है, ठीक है माफ किया। टीचर जादू इम्तिहान की तारीफ करती है, बुइयर तूने कमाल कर दिया। वो उत्सुक होकर पूछती है, बता तूने जादू की कमी को कैसे पार किया? बुइयर हल्का सा हंसकर टालता है, मैम बस किस्मत चमक गई। टीचर ज्यादा जोर नहीं देती और सवालों का इंतजार करती है। वो हाथ के इशारे और तत्वों के जरूरी डिटेल्स समझाता है। तभी इसाबेला बीच में टपक पड़ती है, बुइयर का मजाक उड़ाते हुए, क्या बेवकूफी भरा सवाल है। अपनी सवाल की बेवकूफ समझकर बुइयर हिचकिचाते हुए पूछता है, मैम क्या जादूगरों में कोई अपवाद होते हैं? टीचर समझाती है, बड़े बड़े जादूगरों को भी मंत्र और इशारे चाहिए। हाँ, उनके ज्ञान के लेवल पर कम टाइम लगता है। जादू तो देवताओं का तोहफा है। देवताओं ने इंसानों को इशारे और मंत्र सिखाए ताकि तत्व बुलाए जा सके। बुइयर कंफ्यूज होकर इसाबेला को ताकता है। रूथ की पहेली कोई पुराने मुनियों की गणित की माथा पच्ची है। राउस के 7 बच्चे हैं, हर बच्चे के पास 7 थैले, हर थैले में 7 बिल्लियां और हर बिल्ली के 7 बच्चे। इस पहेली में नंबर ज्यादा नहीं, जोड़ लो जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर नंबर ज्यादा होते तो दूसरा तरीका काम आता। गोरी इसाबेला उत्सुक होकर पूछती है, बुइयर क्या तू रूथ की पहेली को नए तरीके से हल कर सकता है? बुइयर आंखों में कॉन्फिडेंस लिए कहता है, हाँ मेरे पास कुछ जुगाड़ है। इस जवाब से इसाबेला जोश में आ जाती है और कहती है, चल अपने नए मेथड पर काम शुरू कर। काम करते करते मिनट फटाफट और घंटे लंबे खिंचते हैं। कुछ वक्त बाद ऑफिस में सारा टाइम बिताने वाली इसाबेला कुर्सी पर आराम से लेटकर खर्राटे मारने लगती है। अचानक एक चीख से उसकी नींद टूटती है। ये चीख टीचर की है, जो खुशी से उछलते हुए चिल्लाती है, बुइयर ने ये पहेली सॉल्व कर दी। इसाबेला हैरानी से पूछती है, तूने ये आइडिया खुद सोचा? बुइयर शक्की चेहरा बनाकर कहता है, सचमुच जानना चाहती है? गोरी की उत्सुकता 7वें आसमान पर है। हाँ बताना। जवाब में बुइयर कहता है, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, मैं बस जी जान से पढ़ता हूं। इसाबेला भौंचक होकर पूछती है, सच बोल रहा है? कुछ देर बाद उसे बुइयर की बातें दिमाग में घूमने लगती है। तभी अचानक कुछ अनोखा होता है और वो चौंक पड़ती है। वो बुइयर को तीसरे साल के बिल्डिंग में देखती है। ये दूसरी क्लास का बंदा वहां क्या कर रहा है? वो कसम खाती है, इस बार इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। होश में आने पर उसे पता चलता है कि बुइयर फिर गायब। इधर बुइयर एक ऊंची पत्थर की दीवार के पास है, जो तीसरे साल के बिल्डिंग के पीछे है। टोबी ने उसे इस जगह के बारे में बताया था। भाई कोई बेवकूफी मत करना। बुइयर हल्की सी छलांग मारकर दीवार फांदता है और अचानक अपने जादू टीचर को याद करता है। जादू टीचर ने बुइयर को बताया था, अगर जादू सीखना है तो याबो शहर की जादू एसोसिएशन जा। दीवार के पीछे कुछ कमाल का है और बुइयर थोड़ा ठिठक कर खड़ा रहता है। वो शहर की अजीब सी खूबसूरत इमारतों को निहारने में वक्त लेता है। शहर में शांति है, लेकिन मेन स्ट्रीट पर रौनक मची है। सड़कों पर व्यापारी चिल्ला चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाते हैं, लो भाई जादू की छड़ी सस्ती में। बुइयर शांति से शहर घूमता है, इसकी खूबसूरती को आंखों में बसाता हुआ। उसका ध्यान एक शानदार सफेद पत्थरों वाले महल पर जाता है, जो शहर के बीचों बीच चमक रहा है। वो समझ जाता है यही वो जादू एसोसिएशन है। अंदर जाने से पहले वो जेब से एक मास्क निकालता है, जरा संभल कर, अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। एसोसिएशन के गेट पर कुछ लोग हैं, तो वो सीधे बीच के काउंटर पर जाता है। वहां नीले बालों वाली लड़की खड़ी है, जो मदद ऑफर करती है। बुइयर उसे पहचान लेता है, अरे ये तो मेरी क्लासमेट मोली है, यहां क्या कर रही है?
मोली हाई लेवल मेंटर की सर्विस बताती है, जिसकी कीमत सुनकर बुइयर का मुंह खुला रह जाता है। इतना पैसा? मैं तो गया, उसके पास इतने पैसे नहीं। और वो मायूस होकर निकलने लगता है। लेकिन मोली उसे पुकारती है, रुक, पैसों की टेंशन है तो एसोसिएशन की लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले ले। बुइयर हैरानी से पलटता है, क्या लाइब्रेरी? सही सुना, जादू एसोसिएशन की लाइब्रेरी में जादू पर लाखों किताबें हैं, और वो बिल्कुल मुफ्त। बुइयर का दिमाग चमकता है, फ्री नॉलेज? ये तो लॉटरी लग गई। वो फटाक से सब्सक्रिप्शन मांगता है। जवाब में मोली कहती है, जादूगर का सर्टिफिकेट दिखा। बुइयर के पास तो वो है ही नहीं। मोली सोचती थी कि सामने वाला जादूगर है और मेंबरशिप बस प्रूफ के लिए चाहिए। वो बताती है, अपनी जादुई ताकत दिखाकर भी प्रूफ दे सकते हो। बुइयर पूछता है, क्या यहीं अभी? मोली हामी भरती है, लेकिन चेतावनी देती है, आज का एक्सपर्ट बड़ा सख्त है, उसका पास रेट बस 10%। बुइयर हिम्मत नहीं हारता, चल इम्तिहान देता हूं। क्योंकि दीवार फिर से चढ़ना टेंशन वाला काम है, बुइयर जल्दी में है। थोड़ी देर बाद वो और मोली एग्जामिनर एंड्रयू के कमरे में पहुंचते हैं। बुइयर देखता है कि एंड्रयू लाल जादूगर की रॉब पहने हैं, जिस पर 2 सिल्वर पट्टियां चमक रही है। वो मिड लेवल फायर मैच है। एंड्रयू फट से पूछता है, ये मास्क वाला बंदा कौन है? बुइयर खुद को अपनी पुरानी दुनिया से चेन लुओ बताता है। मास्क? ट्रेनिंग में चेहरा जल गया। बस पास बैठा बूढ़ा हंसता है, लगता है तेरे फायरबॉल्स में कुछ दम है, जो चेहरा भून लिया। एंड्रयू उत्सुक होकर बुइयर का नाम अजीब बताता है और सोचता है, इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा लो लेवल जादूगर बनेगा। मोली सुझाव देती है, एंड्रयू इसे एग्जाम हॉल में टेस्ट करो। लेकिन एंड्रयू तपाक से मना करता है, हॉल की क्या जरूरत, यही टेस्ट होगा। बुइयर हैरानी से ताकता है, यहां इतनी छोटी जगह में जादू? उसे कमरे की तंगी खलती है। बूढ़ा तिरस्कार से कहता है, तेरा छोटा मोटा फायरबॉल एंड्रयू का क्या बिगाड़ेगा? बुइयर बहस नहीं करता और शर्त मान लेता है। वो एंड्रयू के सामने खड़ा होकर सारी जादुई ताकत अपने हाथ में जमा करता है। एंड्रयू को उसका मंत्र जपने का स्टाइल पसंद नहीं, लेकिन सबके होश उड़ जाते हैं जब बुइयर के हाथ में ढेर सारी पावर जमा होने लगती है। अचानक सबको एहसास होता है, अरे ये फायरबॉल तो मॉन्स्टर साइज का होगा। एंड्रयू चिल्लाता है, रुक जा, लेकिन अब जादू को रोकना नामुमकिन। बुइयर सोचता है, चल फुल पावर दिखाओ। कमरा एक विशाल फायरबॉल की चमक से जगमगा उठता है। रोशनी सब कुछ निगल लेती है और गोला सीधे एंड्रयू की ओर उड़ता है। एंड्रयू इतने टैलेंट की उम्मीद न करके दरवाजे से चिपक जाता है। तभी धड़ाम, छोटे कमरे में जबरदस्त धमाका होता है। सन्नाटा छा जाता है, धूल और धुआं उड़ने लगता है। मोली सारी कालिख नाक में लेने से खांसती और हाफती है। वो सांस लेने की कोशिश में एग्जाम का रिजल्ट देखने लगती है। मोली धुएं के काले बादल में बूढ़े को देखती है, जो खांसते हुए कोई जादू मंत्र बुदबुदा रहा है। जहां एंड्रयू था, वहां एक विशाल नीला ढाल चमक रहा है। एंड्रयू धूल भरे फर्श पर पड़ा, होश में आने की कोशिश कर रहा है। सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने आखिरी वक्त पर जादू कर ढाल बनाई और गंजे जादूगर को बचा लिया। वो गंभीर चेहरा लिए ढाल थामे धुएं के पार कुछ देखने की कोशिश करता है। एंड्रयू अब भी हक्का बक्का है तो बूढ़ा उसका कंधा पकड़कर हिलाता है, उठ भाई। मोली सारा सीन गौर से देखकर हैरानी में जम जाती है। तभी बुइयर बोल पड़ता है और फट से माफी मांगता है, सॉरी, मुझे लगा सब मेरे जादू के लिए तैयार है, तो मैंने फुल पावर झोंक दी। वो टेस्ट पास कर लेता है और थोड़ी देर बाद एक कमरे में है, जहां उसे जादूगर का सर्टिफिकेट और लाइब्रेरी कार्ड थमाया जाता है। वो फटाफट अपने नए कागजात उठाता है और उत्सुकता से देखने लगता है। मोली उसका ध्यान खींचती है, चेन लुओ, तूने तो एग्जामिनर्स के सामने कमाल कर दिया। चेन लुओ यानी बुइयर तारीफ का शुक्रिया अदा करता है और अलविदा कहकर निकल लेता है। अलविदा कहते वक्त वह मोली को नाम से पुकारता है, जिससे वो चौंक कर सोचती है, ये मेरा नाम कैसे जानता है, कहीं मिले थे क्या? लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें देख बुइयर का मुंह खुला रह जाता है। वो तुरंत पढ़ने में जुट जाता है। खाली टेबल पर विचारमग्न होकर किताब पलटता है। किताबों का कंटेंट उसे हैरान करता है। वाह, इतनी कीमती जानकारी। उसे जादू और आध्यात्मिक शक्ति की किताबें खास खींचती हैं। जादुई आध्यात्मिक शक्ति जादूगर के लेवल का मुख्य पैमाना है। जितनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति, उतना तगड़ा जादू। बड़े जादूगर जिनकी आध्यात्मिक शक्ति हाई है, छोटे जादूगरों के तत्व को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 4 जादुई तत्वों पर किताबें कुछ उलझी उलझी है। इस दुनिया में पढ़ाई का लेवल कच्चा है।
यहां जादूगर मानते हैं कि चार तत्व न सिर्फ जादू की बुनियाद है, बल्कि पूरी दुनिया का आधार है। बाकी तत्व इन चार मुख्य तत्वों में खास अनुपात में मिले हैं। मॉडर्न साइंस के नजरिए से इनका विश्व दृष्टिकोण बड़ा कच्चा है। हाई स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि मैटर अलग अलग तत्वों से बनता है और तथाकथित चार तत्व पीरियोडिक टेबल में नहीं होते। लेकिन इस दुनिया में जादुई तत्व है, तो बुयेर को इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं मिलता। अचानक उसके दिमाग में बिजली कौंधती है, शायद जादुई तत्वों के साथ इंटरैक्ट किया जा सकता है। इस ख्याल में वो टेबल से उछल पड़ता है, आसपास के सबको चौंकाते हुए। अरे ये क्या पागलपन! अगर उसका आइडिया सही है तो वो नया जादू बना सकता है। वो फटाफट टेबल पर पड़े अपने कागजात उठाता है और बिना सेकंड गवाए लाइब्रेरी से रॉकेट सा भागता है। वो अपनी थ्योरी चेक करने के लिए जादू एसोसिएशन की ओर दौड़ता है। वहां हाफते हुए कही जाता है और उसे वे लोग देखते हैं जिन्होंने उसका इम्तिहान लिया था, जो अभी भी पिछले धमाके से उबर नहीं पाए। हॉल में बूढ़ा और एंड्रयू बैठे हैं और नीले बालों वाली मोली उन्हें चाय ऑफर कर रही है। एंड्रयू बड़बड़ाता है, इस चेन लुओ की आध्यात्मिक शक्ति तो ना के बराबर है, फिर भी उसने गजब का फायरबॉल बनाया। और भी अजीब बात कि बूढ़ा उसके तत्व को कंट्रोल नहीं कर पाया। सिल्वर जादूगर कहता है, लगता है इस लड़के में कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। बाहर अंधेरा हो रहा है और बुयेर शहर छोड़कर अकादमी लौटने का फैसला करता है। वो पत्थर की ऊंची दीवार को आसानी से फाड़ लेता है और इतने स्टाइल में लैंड करता है कि धूल का कण भी नहीं उड़ता। वो वक्त बर्बाद नहीं करता और वहीं नया जादू आजमाने की ठानता है। उसका दिमाग ख्यालों से भरा है और वो कुछ नया बनाने पर फोकस करता है। वो गहरी सांस लेता है और अचानक कुछ महसूस करता है। एक सफेद भूतिया सा प्रवाह उसके आसपास चक्कर काट रहा है। वो इसे अपनी ची के रूप में पहचानता है, जो उसके शरीर से निकल रही है, और समझता है कि वह इसे कंट्रोल कर सकता है। वो इस ची को दूसरे तत्व में डालने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक जादुई गोला बनता है जो ऑक्सीजन में बदल जाता है। लेकिन अचानक बुयेर को शक होता है, क्या ये सचमुच शुद्ध ऑक्सीजन है? आंखों से तो इसे चेक नहीं कर सकते। वो अपने हाथ में बनाई ऑक्सीजन को और सघन करता है। अगर ये ऑक्सीजन है तो आग लगाकर देखते हैं। पहली बार में उसे कामयाबी नहीं मिलती। आग जोड़ने पर बस धुएं की पतली लकीर निकलती है। हिम्मत न हारते हुए वो अपना पागलपंती भरा एक्सपेरिमेंट दोहराता है। फिर से ऑक्सीजन बनाकर उसे सिकोड़कर आग मिलाता है। अचानक धड़ाम! उसके आसपास जबरदस्त धमाका होता है। शॉकवेव से आसपास की खिड़कियां और इमारतें चटक जाती हैं। गणित टीचर के ऑफिस में शांति से खड़ा ग्लास भी क्रैक से भर जाता है। वो गली से आने वाले शोर को सुनकर काम छोड़ देती है। टूटी फूटी खिड़कियों से वो पास में हुआ विस्फोट देखती है। एक छोटे जंगल में अनगिनत चिंगारियां और धुएं के बादल उड़ रहे हैं। बुयेर ठीक धमाके के बीचों बीच है, आसपास के धुएं से सांस लेने की कोशिश में। हवा सब कुछ अजीब ढंग से घुमाने लगती है। वो सोचता है, अच्छा हुआ मैंने फट से रिएक्ट किया। अचानक उसका चेहरा पसीने और डर से भीग जाता है। वो बगल में देखता है, धमाके से हुए नुकसान का जायजा लेता है। लगता है ये ऑक्सीजन उसकी सोच से कहीं ज्यादा शुद्ध थी। पास से कोई जोर से चिल्लाता है, यहां क्या हुआ? बुयेर आवाज की ओर मुड़ता है और देखता है कोई लड़का उसकी तरफ दौड़ रहा है। इतना हंगामा होगा किसी ने नहीं सोचा था। बुयेर पंगे से बचने के लिए क्राइम सीन से भागने का फैसला करता है। फेफड़ों की परवाह न करते हुए वो जंगल के बीच तेजी से भागता है, छुपने की जगह ढूंढने। भले ही इस शोर ने सबको अलर्ट कर दिया हो, बुयेर को लगता है कुछ तो कमाल का बनाया। कुछ वक्त बाद वो क्लास में बैठा पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा है। रात भर पढ़ाई से थककर वो डेस्क पर झपकी लेने की सोचता है, लेकिन शांति तो बस सपना। अचानक कोई उसकी पीठ पर जोर जोर से थपथपाता है। ये टोबी है, जो घबराते हुए रात की बातें बताने लगता है। पंगे से बचने के लिए बुयेर बोलता है, भाई मैं तो रात को लकड़ी सा सोया था। टोबी बताता है कि कल रात तीसरे साल की बिल्डिंग के पास धमाका हुआ, जिसने सारी खिड़कियां उड़ा दी। सब सोचते हैं कोई हाई लेवल जादूगर था, पर यह तमाशा क्यों? बुयेर कहता है, मैंने तो ऐसे जादूगर देखे ही नहीं। टोबी हैरानी से ताकता है, क्या तूने हाई लेवल जादूगर नहीं देखे? हमारी गणित टीचर तो हाई लेवल जादूगर है। यह सुनकर बुयेर का चेहरा ऐसा होता है जैसे भूत देख लिया, और वो कुर्सी से उछल पड़ता है। कुछ देर बाद वो टीचर के पास जाने का फैसला करता है और उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है। टीचर फट से दरवाजा खोलती है। आजा स्टूडेंट। बुयेर का टाइमिंग सही था, क्योंकि टीचर को उसकी जरूरत थी। वो बताती है, मैथमेटिशियंस की एसोसिएशन ने राल्फ की पहेली पर आर्टिकल छाप दिया।
तूने ये मेथड बताया तो तेरा नाम ऑथर्स में सबसे ऊपर है। गोरी टीचर बधाई देती है, तूने दुनिया की सबसे टफ गणित पहेली सॉल्व की। लेकिन बुयेर इसकी परवाह न करते हुए कहता है, मैम, मैं किसी और काम से आया। गोरी के लिए चौंकाने वाला वो बोलता है, मैं आपके साथ गणित पढ़ना चाहता हूं, मदद करो। टीचर कंफ्यूज होकर ताकती है, क्या सुना मैंने? बुयेर, जो जादूगर बनना चाहता था, कहता है, मुझे गणित भी बहुत पसंद है, बाद में पछताना नहीं चाहता। वो जोश में बोलता है, लगता है पिछले जन्म में भी मैं गणित का सुपरस्टार था। टीचर इमोशन होकर उसका हाथ पकड़ती है। बुयेर, वो भावनाओं में बहकर उसका हाथ अपने सीने से लगाती है। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसे गले लगाकर कहती है, अब से हर दिन स्कूल के बाद गणित करेंगे। बुयेर शर्म से लाल गले से छूटने की कोशिश करता है, मैम छोड़ो, साथ ही जादू में मदद मांगता है। इस सीन से शर्मिंदा वो टीचर की हामी सुनकर फट से भागने का प्लान बनाता है। वो तेजी से ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे खोल देता है। गोरी टीचर बुयेर को पुकारती है, कल आना मत भूलना। वो हामी भरता है, लेकिन वो अचानक चिल्लाती है, रुक, 1 मिनट रुक जा। फिर वो टेबल पर हाथ जोड़कर सोच में डूब जाती है, जैसे कोई फिलोसफर दुनिया का सबसे बड़ा सवाल हल कर रहा हो। बुयेर इस अचानक रुकावट से कंफ्यूज्ड, घबराते हुए उसे ताकता है। टीचर सोचती है, क्या बुयेर ने सिर्फ जादू की मदद के लिए गणित पढ़ने की बात की? उसे ये सवाल परेशान करता है, क्योंकि उसकी गणित वाली रिक्वेस्ट में सच्चाई नहीं लगती। अपनी फंसी हालत समझकर बुयेर दिमाग में जवाब ढूंढता है। अचानक उसे गजब का आइडिया आता है। वो कहता है, मैम, आपके साथ इतना टाइम बिताने से जादू के सवाल पूछना आसान होगा। वो पूरा बोल भी नहीं पाता कि टीचर का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो उसे पकड़ती है और बुयेर डर से कांपता है। अब क्या बोलेगी ये? टीचर कहती है, तुझ में गणित का टैलेंट है, इसे टूल की तरह यूज कर। बुयेर का जवाब उसे पसंद आता है और वो कहती है, जा, आराम कर और स्कूल के बाद आना मत भूल। बुयेर सोचता है, ये गोरी एक साथ स्मार्ट भी है और बेवकूफ भी। कुछ वक्त बाद, अगले दिन की शाम, बुयेर बिना नॉक किए टीचर के ऑफिस में घुसता है। हाय मैम। अचानक वो देखता है 2 लड़कियां टेबल पर बैठकर कुछ बात कर रही है। इसाबेला को उसका इस वक्त आना पसंद नहीं। शायद वो टीचर से अकेले बात करना चाहती थी। वो बिना लागल पेट के पूछती है, तू यहां क्या करने आया? टीचर इसाबेला से माफी मांगती है, मैंने बताना भूल गई, आज से बुयेर भी मेरे साथ गणित पढ़ेगा। इसाबेला से कहा जाता है, बुयेर का ध्यान रखना, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं। गोरी बुयेर को स्टूडेंट के पास बैठने को कहती है और बताती है, तेरे लिए एक टास्क है। एक कुएं में पहला पत्थर फेंका गया। थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर फेंका, जो पहला से 2 गुना भारी है। सवाल, दूसरा पत्थर पहले को कब पकड़ेगा? इसाबेला कहती है, इसके लिए इंटरवल पता करना होगा। इसाबेला अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि बुयेर बीच में टोकता है। बिना उसकी बात का इंतजार किए वो फट से बोलता है, दूसरा पत्थर पहले को कभी नहीं पकड़ेगा। वो आगे कहता है, अगर हवा का रेजिस्टेंस इग्नोर करो तो बड़ा पत्थर छोटे को कभी नहीं पकड़ सकता। उसका जवाब पास बैठी गोरी को चिढ़ा देता है। वो ताने मारती है, तुझे तो बेसिक चीजें भी नहीं पता। टीचर के मुताबिक इसाबेला को हवा का रेजिस्टेंस का मतलब नहीं पता, लेकिन सब जानते हैं कि किसी चीज के गिरने की स्पीड उसके वजन के हिसाब से होती है। जितना ज्यादा वजन, उतनी तेज गिरावट। ये पुराने मुनियों ने कहा था। बच्चे भी ये जानते हैं, लेकिन बुयेर इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलकता है। वो कहता है, मुनियों ने कुछ कहा तो जरूरी नहीं कि सच हो। क्या तुमने इसे रियल लाइफ में देखा? इसाबेला नाराज हो जाती है कि बुयेर ने पुरानी बुद्धिमत्ता को चैलेंज किया। दोनों के बीच तनाव बढ़ता है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। बुयेर जोर देकर कहता है, साइंस को सटीक होना चाहिए। अगर सच को प्रूव ना कर सको तो वो सच नहीं। इसाबेला शर्त लगाने का ऑफर देती है, लेकिन बुयेर पहले मना करता है। टीचर बच्चों की लड़ाई नहीं चाहती, बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मेयर की बेटी 10 सोने के सिक्के दाव पर लगाती है और बुयेर फट से हामी भर देता है। टीचर निराश होकर माथा पकड़ लेती है, ये बुयेर नहीं रुकेगा। कुछ देर बाद टीचर और स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट की जगह चुनते हैं। टीचर देखती है कि एक पत्थर दूसरे से 2 गुना बड़ा है और सुझाव देती है, शर्त छोड़ दो। लेकिन बुयेर अड़ा रहता है, आसान पैसे छोड़ूंगा नहीं। कोई नहीं सोचता कि बुयेर जीतेगा, क्योंकि मुनियों की बात को कोई चैलेंज नहीं करता। इसाबेला कहती है, आत्मविश्वास अच्छा है, पर इतना घमंड मत कर। तभी कहीं से सफेद हवा के झोंके बनते हैं। टीचर उन पर कदम रखकर हवा में तैरने लगती है।
नीली हवा उसे तेजी से ऊपर ले जाती है। बुयेर पहली बार उड़ने का जादू देखकर इस तमाशे से दंग रह जाता है। वो इजाबेला के बगल में खड़ा होता है और दोनों इंतजार करते हैं कि मैडम हवा में सही ऊंचाई तक पहुंच जाए। आखिरकार टीचर घंटाघर की सबसे ऊंची मंजिल तक चढ़कर अपने जादू को उल्टा करती है। वो दोनों हाथ उठाती है और हर हाथ में एक पत्थर होता है, एक बड़ा और एक छोटा। मेयर की बेटी बिना एक पल सोचे कहती है, ये लड़का तो शर्त हार गया पक्का। मैडम दोनों पत्थरों को बराबर ऊंचाई से छोड़ती है ताकि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सही हो। अचानक दोनों पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। शुरू में ऐसा लगता है जैसे वो अलग अलग रफ्तार से गिर रहे हों। दोनों तेजी से नीचे आते हैं जैसे एक्सप्रेस ट्रेन हो। लेकिन जैसे ही वो जमीन से टकराते हैं, धप, दोनों एक साथ जमीन पर गिरते हैं। सुनहरे बालों वाली लड़की हैरानी में अपनी आंखें फाड़ कर देखती है। काय बात है। लड़का बस हल्की सी हंसी हंसता है, जैसे कह रहा हो, मैं तो पहले ही बोला था। मैडम का चेहरा देखकर लगता है जैसे किसी ने उनकी पेंसिल चुरा ली हो। वो फिर से मंत्र पढ़ती है और धीरे धीरे नीचे उतरती है ताकि खुद सब देख सकें। दोनों पत्थर अब भी घास पर शांति से पड़े हैं और तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या। इजाबेला अब भी अचरज में डूबी हुई आगे देखती है, जैसे पनीर पकोड़ा पहली बार देखा हो। दोनों लड़कियां समझ नहीं पा रही है कि ये कैसे हुआ। आखिर प्राचीन ऋषिमुनि तो झूठ नहीं बोलते ना। मैडम लड़के से पूछती है, तो ये कैसे जान गया कि पत्थर वाला नियम गड़बड़ है? लड़का कहता है, मैम, किताब में पढ़ा था, फिर 2 पत्थर उठाए और खुद ही टेस्ट कर लिया। किताब कुछ और कहती है, धरती कुछ और। तो हुआ ये कि जो सच 1000 सालों से घुमाया जा रहा था, वो सिर्फ 2 पत्थर गिराकर झूठ साबित हो गया। ये देख के सोचो कितने साइंटिस्ट आज भी गलतफहमी में फंसे हैं। सुनहरी बालों वाली लड़की लड़के के कंधे पकड़कर कहती है, ये नियम तो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी था। अब तो अगली किताब में नया नियम आएगा, बुल लायर के नाम से। लड़का सुनकर बहुत खुश नहीं होता। अरे यार, अब फिर से फालतू की शोहरत मिलेगी। और एक्सपेरिमेंट भी मैंने अकेला नहीं किया था। मैडम उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत थी, मैं तो बस 2 पत्थर फेंकी थी। लेकिन अगर वो चाहे तो वो ये नया नियम इजाबेला के साथ मिलकर पूरा कर सकता है। ये सुनकर लड़की का मूड एकदम गुलाब हो जाता है। हीरो जवाब देता है कि उसे ये कानून फाइनल करने में उसकी मदद जरूर चाहिए होगी और उसे साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है। अचानक इजाबेला के चेहरे से सारी शर्म एकदम उड़ जाती है और वो हैरानी से उसे देखने लगती है। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चलता है, जैसे न्यूज हेडलाइन में आ रहा हो, शानदोंसा एकेडमी से 2 जीनियस निकले, नए नियम पर काम चालू। फिर उसका चेहरा फिर से टमाटर हो जाता है। वो सोचती है कि लड़के के साथ काम करने का आइडिया कितना दिलचस्प है, लेकिन बाहर से कूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगी। अब सुनहरे बालों वाला लड़का सोच में पड़ जाता है, नए गिरने वाले पत्थर के नियम का नाम क्या रखा जाए। उसके मन में नाम आते हैं जैसे इसाबू लॉ या बेलबू थ्योरम। फिर इजाबेला का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। अचानक लड़की कहती है, अगर कोई तुझे अकेडमी में परेशान करे तो बता देना, मैं देख लूंगी। मन ही मन वो सोचती है, कितना स्मार्ट है ये, और हैंडसम भी। लड़का धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इजाबेला सोचती है, OMG, क्या ये मुझसे हाथ मिलाना चाहता है? बस यही सोचकर लड़की गड़बड़ा जाती है और थोड़ी घबरा भी जाती है। पर तभी लड़का कहता है, हाँ, वैसे मेरी 10 गोल्ड कॉइन्स तो दे दो, बेट हारी थी ना। इजाबेला का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे उसने पानी समझकर नींबू का रस पी लिया हो। वो सोचती थी कि वो रोमांटिक मोमेंट था, पर लड़के को तो बस पैसों की ही पड़ी थी। वो चुपचाप गुस्से में पैर पटकते हुए पीछे हट जाती है। उधर लड़का गोल्ड कॉइन गिनते हुए सोच रहा होता है, भाई एक दाव में 10 गोल्ड जीत लिए, आज तो अमीर बन गया। इजाबेला मानती है कि लड़के को पैसे ज्यादा पसंद है फेम से, लेकिन फिर भी वो महसूस करती है कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा। फिर वो दिलचस्पी से उससे पूछती है, तुम सच में चाहते क्या हो? ये सवाल सुनकर लड़का चुप हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड का कोई रहस्य सोच रहा हो। वो अपनी सारी हरकतों को याद करता है और फिर पहली बार उसे खुद समझ आता है कि वो वाकई इस दुनिया में क्या करना चाहता है। पिछली जिंदगी की सारी मेहनत की यादें एकदम फ्लैशबैक की तरह उसके दिमाग में घूम जाती है। वो अपने पुराने स्टूडेंट्स, स्कूल टीचर वाली लाइफ और उन दोस्तों को याद करता है जिन्हें वो एक बीते हुए वक्त में पीछे छोड़ आया था। इतनी गहराई से सोचने के बाद उसे लड़की के सवाल का जवाब मिल ही जाता है, लेकिन जो वो सच में चाहता है वो किसी और के सुनने लायक बात नहीं है। इसलिए वो झूठी मुस्कान के साथ बस कहता है, मैं तो बस थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं और अच्छे से जीना चाहता हूं। इजाबेला को सही जवाब न मिलने पर वो चुपचाप उसे जाते हुए देखती है। उसे साफ महसूस होता है कि लड़का अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सोच रहा है जो वो किसी से कह भी नहीं सकता। अगले दिन बुया अपनी क्लास में बेंच पर सोते हुए सोचता है, यार ये डेस्क तो उस छोटे से कमरे से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी अपनी हालत का एनालिसिस करता है और सोचता है, कम से कम अब तो मेरे पास पैसे हैं, उदास बैठने से कुछ नहीं होगा।
आगे बढ़ना पड़ेगा। अचानक बी आता है और बेंच के कोने पर धड़ से मारते हुए बुयर को उठा देता है। बी थोड़े नखरे में बोलता है, सुन, तुझे कोई फास ढूंढ रहा है। बुयर हक्का बक्का होकर पूछता है, फास? ये कौन है भाई? पहली बार सुन रहा हूं ये नाम। बी झुंझलाते हुए उसकी स्वेटशर्ट पकड़ लेता है। तू नौटंकी मत कर, सब पता है तुझे। तभी बगल से किसी की तेज आवाज आती है, उसे छोड़ दो। एक सुनहरा बालों वाला बंदा टाई को ठीक करते हुए एंट्री मारता है। उसके साथ 2 खतरनाक फेस वाले लड़के भी हैं, जिनकी नजरें बुयर को ऐसे घूर रही हैं जैसे वो कोई चुपके से पकड़ा गया चोर हो। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हेडमैन फेसी होता है, वही जो बुयर को ढूंढ रहा था। फेसी बुयर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, हल्की सी घृणा के साथ। फिर अपने स्टाइल में पूछता है, तुम्हारा नाम बूले है? बुयर अब सीरियस हो जाता है। हाँ, मुझे छोड़ो और बताओ क्या बात है। फेसी थोड़ा घमंड से जवाब देता है, बस एक बात याद रखना, इजाबेला से दूर रहना। सीन कट। म्यूजिक बजता है, टेंशन वाली वायलिन। उसके हिसाब से बुयर जैसे लड़कों को इजाबेला जैसी लड़की से बात करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर हेडमैन फेसी अपनी गैंग को इशारा करता है, चलो हटो यहां से, और पूरी टोली दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन तभी रास्ते में एक ऊप्स मोमेंट होता है। फेसी का टकराव हो जाता है टोबी से। टोबी, जो थोड़ा गोलमटोल और मासूम टाइप का है, सीधा घुटनों के बल गिर जाता है, लेकिन फेसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है जब तक कि सब निकल नहीं जाते। थोड़ा शर्माते हुए वो बुयर के पास आता है और पूछता है, भाई तू ठीक है ना? बुयर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, हाँ यार, बस बात करनी थी उन लोगों को। टोबी एकदम चौंक जाता है, मतलब फेसी तुमसे बात कर रहा था? वो तो बहुत खतरनाक है भाई। टोबी फिर धीरे से समझाता है कि वो सुनहरा बालों वाला बंदा फेसी उनकी क्लास का मॉनिटर है और पूरी अकेडमी उससे डरती है। फेसी याबो सिटी के फेमस हावत फैमिली से है और उसका बाप है विकाउंट हावत, जो कि संख्या समाज नाम के एक सुपर सीक्रेट क्लब का बहुत बड़ा मेंबर है। संख्या समाज मतलब मैथ वाला सीक्रेट इल्यूमिनाटी। टोबी बुयर को समझाता है, मुझे पता है इजाबेला को देखकर कोई भी दिल दे बैठेगा, पर भाई फेसी की चेतावनी को हल्के में मत लेना। बुयर थोड़ा झेम जाता है कि उसका दोस्त क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। कुछ समय बाद अकेडमी में क्लास खत्म हो चुकी है और दोपहर हो चुकी है। बुयर इजाबेला के साथ बैठा होता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता है। वो सोच रहा होता है कि उस नई ऑक्सीजन टेक्निक को कैसे यूज करे। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें ना तो मंत्र चाहिए, ना ही हाथ हिलाने का कोई नाटक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 2 एलिमेंट्स एक साथ कैसे बुलाए, ये नहीं समझ आ रहा। तभी इजाबेला उसकी तंद्रा तोड़ती है, अरे सोना बंद कर, मैथ की जो प्रॉब्लम मिली थी टीचर से, उसे सॉल्व कर। बुयर जम्हाई लेते हुए बोरियत में एक पन्ना उसकी तरफ बढ़ा देता है। इजाबेला उस पन्ने को देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने तो आधा सवाल ही हल किया था और बुयर ने तो पूरा हल करके फॉर्मूले भी लिख दिए थे। बुयर समझाता है, हर बार पुराने तरीके से सवाल हल नहीं होते, थोड़ा नया सोचना पड़ता है। इजाबेला उसकी अकड़ को इग्नोर करके शर्माते हुए उस पन्ने को देखने लगती है। हीरो को अचानक याद आता है कि उसे इजाबेला से एक जरूरी बात पूछनी थी। तुम एक साथ 2 फायरबॉल कैसे बुला लेती हो? इजाबेला मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं तो कई सारे फायरबॉल एक साथ बना सकती हूं। यह सुनकर हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो थोड़ा असहज होकर पूछता है, मैं तो अभी तक बस एक ही समन कर पाता हूं। इजाबेला उसकी हालत देखकर चिढ़ाते हुए हंसती है, तुमने जो किताबें पढ़ी हैं उनमें तो सिर्फ बेसिक बातें लिखी होती हैं। ऐसी टेक्निक्स तो हाई रैंकिंग मैजिक कंसल्टेंट ही सिखाते हैं। फिर अचानक वो एक ऑफर देती है, अगर कोई मुझे बहन बुलाए तो शायद मैं उसे ये टेक्निक सिखा दूं। हीरो बिना एक पल सोचे, बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा बोल देता है, ठीक है बहन। इजाबेला के चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन की मिक्सड एक्सप्रेशन आ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा इतनी जल्दी और इतनी सीरियसनेस से कह देगा, लेकिन अपनी बात से पीछे ना हटते हुए वो हीरो को बुलाती है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूं। दोनों अकेडमी से बाहर निकलकर एक शांत जगह पर जाते हैं। वहां इजाबेला अपनी ताकत केंद्रित करती है और फायरबॉल स्पेल कास्ट करती है। अचानक उसके चारों ओर कई पीले पीले आग के गोले प्रकट हो जाते हैं। हीरो हैरान हो जाता है, मैं तो 2 भी नहीं बना पाता, ये तो इतनी स्टेबल भी है। इजाबेला समझाती है, राज है स्पिरिचुअल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये पावर बस एक ही जगह भेजी जा सकती है, लेकिन अगर इसे अलग अलग भागों में बांटा जाए तो हर हिस्सा एक एलिमेंट समन कर सकता है। हीरो सोचता है, क्या मैं 2 अलग अलग एलिमेंट्स भी बुला सकता हूं अगर पावर को बांट दूं? इजाबेला इशारा करके कहती है, ट्राई करके देखो। इसी दौरान एक कोने में से सुनहरे बालों वाला कोई शख्स छुपकर इन दोनों को देख रहा होता है। वो होता है फेसी। फेसी की आंखों में जलन और गुस्सा भर जाता है।
उसे लगता है कि इजाबेला और बुयर का कुछ चल रहा है, और तभी उसके पास खड़े एक और बंदे की मुट्ठी दीवार पर इतनी जोर से लगती है कि वो दीवार दरकने लगती है। पास खड़ा हेडमैन बुयर और इसाबेला को देखता है और गुस्से में सोचता है, बुयर, तू इसकी कीमत चुकाएगा। इधर बुयर कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 9 हिस्सों में बांटने की कोशिश में। गोरी इसाबेला समझाती है, मेरे कहे जैसा कर, शक्ति को धीरे धीरे बांट। अगर वो फेल हो जाए तो वो मुस्कुराकर कहती है, नाराज मत हो, मुझे भी 6 महीने लगे थे। लेकिन उसके बोलते ही बुयर के चारों ओर कई फायरबॉल्स चमक उठते हैं। इसाबेला हैरानी से ताकती है, तूने ये कैसे कर लिया? बुयर बिंदास जवाब देता है, बस शक्ति को 9 हिस्सों में बांटा और फायरबॉल्स बुला लिए। इसाबेला ये जवाब स्वीकार नहीं करती, इतनी जल्दी कैसे? बुयर हैरान होकर कहता है, मैंने टेक्निक समझी और कर लिया। इस सादे जवाब से गोरी शॉक्ड हो जाती है और बस उसे ताकने लगती है। उसका चेहरा लाल पड़ता है, सोचती है, ये लड़का गणित में ही नहीं, जादू में भी जीनियस है। वो गुस्से से तिल मिलाने लगती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इससे कहीं लंबी थी। लेकिन अपने प्राइड के लिए वो झूठ बोलती है, मैंने भी पहले ऐसा ही किया था। उसका चोट खाया प्राइड उसे बुयर की ट्रेनिंग छोड़कर भागने पर मजबूर करता है। बुयर उसकी नाराजगी नहीं समझता और सोचता है, लड़कियों को कौन समझे। वो जेब में हाथ डालता है और कुछ अजीब महसूस करता है, उत्सुक होकर देखता है। इधर इसाबेला अभी भी इमोशन से उबर नहीं पाई, घबराहट में अकादमी की ओर बढ़ रही है। अचानक बुयर उसे पकड़ने दौड़ता है और उसका बाजू थाम लेता है। इसाबेला इस अप्रत्याशित हरकत से डर जाती है। और क्या चाहिए तुझे? वो देखती है कि बुयर ने कुछ थमा हुआ है। ये एक ब्रेसलेट है जिसमें प्यारा सा सुनहरा बिल्ला और लाल धागा है। बुयर उसका नाम लेकर ब्रेसलेट थमाता है, जो मैंने सीखा वो तुम्हारी वजह से, थैंक्स। इसाबेला सांस रोके ब्रेसलेट को देखती है, सोचती है, अब क्या करूं? लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो होंठ भींचकर हीरो की ओर देखती है और कहती है, तो तुम्हारे अंदर जरा सी शर्म बाकी है, शायद तुम उतने बेवकूफ भी नहीं हो। इतना कहकर वो झटके से हीरो के हाथ से वो कीमती गिफ्ट छीन लेती है। असल में वो अपने असली जज्बात दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसलिए भागते हुए बोलती है, ये गिफ्ट तो वैसे भी बेकार था। भागते भागते वो आंखें बंद कर लेती है और तभी उसके पैर आपस में उलझ जाते हैं। वो सीधा घास पर गिर जाती है। किसी से मदद न मांगते हुए वो खुद उठती है और झेंपते हुए हंसती है। फिर हीरो की तरफ मुड़ती है, ये देखने के लिए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है। हीरो खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी और हैरानी में होता है। वो तय नहीं कर पाता कि क्या बोले, क्या करे। पर इससे पहले कि वह कुछ कह सके, वो लड़की उठकर भाग जाती है और पीछे से चिल्लाती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। हीरो बस थके हुए अंदाज में लंबी सांस भरता है। थोड़ी देर बाद वो धूप में घास पर लेटकर आराम करने लगता है। वो सोचता है, अगर उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया होता तो वो उसे लेती ही क्यों? मैंने उस पर पूरे 50 सिल्वर खर्च किए थे। असल में तो मैं ये ब्रेसलेट मैथ्स टीचर को देना चाहता था। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब होता है। 3 लड़के उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक, बी, उसे याद दिलाता है कि फेसी ने इजाबेला से दूर रहने की चेतावनी दी थी। फेसी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी संपत्ति के पास जाए। हीरो के इजाबेला के करीब होने से वो क्लास मॉनिटर अंदर ही अंदर जलने लगा था। हीरो बिना कुछ कहे अचानक घास से उठता है। चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन होता है। फिर बिना किसी चेतावनी के वो सीधे भागना शुरू कर देता है। साथ खड़ा सुनहरा बालों वाला लड़का भी पीछा करने लगता है। हीरो को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, उसके लिए ये सब बेकार की झंझट है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का जहर घोलने वाली बात बोल देता है, तुम्हारा बाप भी तो लड़ाई के वक्त भागते हुए मारा गया था ना? ये बात सुनकर हीरो वहीं रुक जाता है। उसके अंदर का तूफान अब शांत नहीं रहने वाला। क्या अब वो पलटकर जवाब देगा या कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं? हीरो के अचानक गुस्से में आने से सुनहरा बालों वाला लड़का, फेसी का साथी, और भी ज्यादा उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगता है कि उसने हीरो की कमजोरी पकड़ ली है, इसलिए वो चुपके से उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का हीरो के सिर तक पहुंचने वाला होता है, वो अचानक वहीं रुक जाता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम लिया हो। पूरे जोर से मारा गया हमला बेकार चला गया और झटका इतना जोरदार था कि खुद वो लड़का पीछे जा गिरता है। उसका हाथ बुरी तरह झुलस चुका था और चेहरा दर्द से तड़प रहा था। हीरो का चेहरा अब पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। उसके लिए अब ये अपमान नहीं, एक अपराध था। वो गहरी आवाज में कहता है, मेरे पिता एक कायर नहीं थे, वो एक सच्चे योद्धा थे जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए
और कोई भी उनके नाम का अपमान नहीं कर सकता, जिंदा हो या मरा। गुस्से से उसकी आत्मिक ऊर्जा भड़क उठती है और देखते ही देखते उसके चारों ओर 9 अग्नि गोले बन जाते हैं। ये देखकर बाकी लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि हीरो को कोई जादू आता ही नहीं। अगर उसने हमला किया तो हम तो भुन जाएंगे। ये सोचकर सब डर के मारे भाग जाते हैं, सिवाय उनके लीडर के, जो अब अकेला खड़ा रह गया है। वो कांपते हुए हीरो को देखता है। हीरो की आंखों में अब कोई दया नहीं, सिर्फ जलता हुआ गुस्सा है। वो घबराकर कहता है, तुम्हें पता है ना कि अकेडमी में लड़ाई करना मना है? लेकिन उसे सिर्फ एक घृणित नजर मिलती है। अब उसमें घबराहट नहीं, सिर्फ निराशा रह जाती है। हीरो हाथ घुमाकर आग के गोले छोड़ने ही वाला होता है कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उधर सुनहरा लड़का आंखें बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। पर जैसे ही वो कोई जलन नहीं महसूस करता, वो आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने कोई और पड़ा है। उसके पैरों के पास एक लड़का बेहोश पड़ा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। अब वो हीरो की तरफ देखता है, जो शांत चेहरा लिए कुछ सोच में डूबा है। डर के मारे सुनहरे बालों वाला लड़का बी धीरे से अपनी उंगली से बुयर को छूता है, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। किस्मत से बुयर को कुछ नहीं होता, लेकिन इससे पहले कि भी वहां से चुपके से हट सके, एक गंभीर और सख्त आवाज उसे वही रोक देती है। वो मुड़कर देखता है, मैथ्स टीचर सामने खड़ी है। वो बुयर की मदद करने की कोशिश करती है और कहती है, ये सब बी की गलती नहीं है। इस दौरान बुयर घास पर चुपचाप लेटा रहता है, जैसे सच में बेहोश हो, लेकिन असल में वो सब कुछ सुन रहा होता है। बी बार बार सफाई देता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक गलतफहमी है। लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। मैथ्स टीचर का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो कहती है कि उसे पता है बी बुयर से जलता है। इनकी ये बेहुदी बहस अचानक रुक जाती है जब एक मूंछों और दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी वहां आता है। वो बी पर गुस्सा करता है, जब बुयर तुम्हारे पैरों में पड़ा था, तुमने कुछ नहीं किया। कायरता के लिए कोई जगह नहीं है इस अकेडमी में। फिर वो आदेश देता है, जाओ और मेरे ऑफिस में इंतजार करो, अब तुम्हारा फैसला होगा। फिर वो आदमी कैल्विन सोसाइटी के वाइस चेयरमैन को रिपोर्ट करता है और पूरे घटनाक्रम के लिए अकेडमी के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता है। वो माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। इस बीच लड़की बुयर को होश में लाने की कोशिश करती है। उसे चिंता होती है कि बुयर की हालत ठीक नहीं, लेकिन तभी बुयर धीरे से खिसकता है और उसका चेहरा अजीब तरह से शर्मसार हो जाता है। लड़की सोचती है, शायद ये वाकई बीमार हो गया है। बुयर धीरे से बोलता है, सब ठीक था जब तक तुमने मुझे गले लगाकर मेरा दम नहीं घूंट दिया। लड़की मां जैसी ममता के साथ फिर से उसे पकड़ती है और कहती है, मैं बहुत डर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। इसी बीच वही बुजुर्ग आदमी और एक जवान लड़का वहां पहुंचते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं, लेकिन ये मामला भी निपटाया जाएगा। लड़की बुयर को उन दोनों से मिलवाती है। बुजुर्ग का नाम आर्केल है और युवा लड़का कैल्विन। बुयर सम्मानपूर्वक झुककर उन्हें नमस्ते करता है। अब तक उसका नाम अकेडमी में काफी मशहूर हो चुका है। उसे सब वो लड़का जिसने बोलोग्ना टीचर के साथ रूवस की पहेली सुलझाई के नाम से जानते हैं। पर बोलोग्ना टीचर कहती है, पहेली तो बुयर ने खुद सुलझाई थी, मैंने तो बस आर्टिकल लिखा था। रूवस की पहेली सुलझाने के लिए बुयर और बोलोग्ना टीचर दोनों को एडविन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो याबो सिटी के लिए बहुत बड़ा गर्व है। अब बुयर सिर्फ एक आम छात्र नहीं रहा, अब वो एक हीरो है, एक रहस्य सुलझाने वाला, और शायद एक संभावित खतरा भी। अगर बुयर और बोलोग्ना टीचर चाहें तो आर्केल और कैल्विन दोनों हर संभव मदद करेंगे ताकि उन्हें एडविन पुरस्कार मिल सके। लेकिन लड़की को एक ही बात की चिंता है, क्या बुयर को भी ये पुरस्कार मिलेगा? उसके इस सवाल पर आर्केल थोड़ा उदास होकर गहरी सांस लेते हैं। फिर वो कहते हैं, लड़का अभी बहुत छोटा है, गणित की दुनिया में किसी किशोर ने कभी इतने बड़े नतीजे नहीं दिए हैं। अगर कोई कहे कि बुयर ने रूवस की पहेली सुलझाई है तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। लड़की कुछ कहने ही वाली होती है कि बुयर उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से उसे चुप करवा देता है। वो दुख और हल्की कड़वाहट भरी नजरों से उसे देखती है, मानो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही हो। आर्केल कहता है कि ये बात प्राइवेट में डिस्कस की जाए, और दोनों पुरुष वहां से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। शाम हो चुकी है। सूरज की नारंगी किरणें अकेडमी की बिल्डिंग को रंग देती है। बुयर और बोलोग्ना टीचर खामोशी से कॉरिडोर में चल रहे होते हैं, दोनों कुछ सोचते हुए। अचानक टीचर कहती है, हालांकि रूवस की पहेली का आम हल कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका, वो तो गणित के इतिहास में एक क्रांति है। ये पुरस्कार तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। ये सुनकर बुयर थोड़ा हक्का बक्का सा हो जाता है, कुछ सोचकर कहता है, ये पुरस्कार मेरा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी आपके लिए मैं अब कोई अजनबी तो नहीं हूं। उसके ये शब्द सुनकर लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो खुश होकर चौंकती है, लेकिन अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए कहती है, अब घर जाओ, देर हो रही है। बुयर को समझ नहीं आता कि उसने गलती से क्या कह दिया, जो लड़की इतनी अजीब सी प्रतिक्रिया दे रही है। अगले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भीड़ लग जाती है। सब लोग बोलोग्ना टीचर का पब्लिश किया गया आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं और उस विद्यार्थी का नाम जिसने इसमें काम किया। छात्रों में चर्चा होती है, सदियों से वैज्ञानिक रूवस की पहेली सुलझा नहीं पाए और अब एक स्टूडेंट ने इसे हल कर दिया। इस भीड़ के बीच बुयर शांति से निकलने की कोशिश करता है,
ताकि किसी की नजर में ना आए। आखिरकार वो किसी तरह वहां से बिना नोटिस हुए निकल जाता है। तभी पास के एक क्लासरूम से गालियां और बहस की आवाजें आती है। वो झांक कर देखता है, क्लासरूम में वही बुजुर्ग आदमी आर्केल खड़ा है और उसके सामने कोई और भी मौजूद है। लेकिन वो कौन है? ये लोग भी और उसका बाप निकलते हैं, जो अपने बेटे को जोर जोर से डांट रहा है। उसका पालने का तरीका बड़ा सख्त है। लड़ाई करने की सजा में वो बेटे को पीटकर सबक सिखाता है। बुयेर ये सीन गुस्से से देखता है, लेकिन दखल देने का मूड नहीं। दिखावटी पिटाई के बाद बी का बाप आर्चल से माफी मांगता है। मेरे बेटे को अकादमी से मत निकालो। लेकिन बी का बर्ताव बर्दाश्त से बाहर है। उसने स्कूल के नियम तोड़े। बाप को बोलने का मौका न देते हुए वो घुटनों पर गिर पड़ता है। मेरे बेटे पर रहम करो। वो घबराते हुए आर्चल से बी को अकादमी में रखने की भीख मांगता है। अपने बाप के इस ड्रामे से भी हैरान पापा उठो चिल्लाता है। लेकिन बुयेर गुस्से के बावजूद सीन में कूद पड़ता है। वो आर्चल को सलाम करता है और जवाब में वैसा ही सलाम पाता है। कुछ न सुना हो ऐसा नाटक करते हुए वो पूछता है, डायरेक्टर साहब, बी को क्या हुआ? बी का चेहरा गुस्से से लाल। ये काला बालों वाला बीच में क्यों टपका? आर्चल बताता है, इस बदमाश ने नियम तोड़ा। अकादमी ने इसे निकालने का फैसला किया। बी के बाप का प्राइड चूर। वो घुटनों पर रेंगता बुयेर की आस्तीन पकड़ता है। तू मदद कर सकता है। वो कहता है, मैं अपने बेटे को सबक सिखाऊंगा, माफ कर दो। अकादमी में दाखिला आसान नहीं था। अगर निकाला गया तो इसकी जिंदगी बर्बाद। इस दयनीय स्पीच पर बुयेर सिर्फ आह भरता है, कुछ बोलने को तैयार। वो आर्चल से रहम की भीख मांगता है, बी को इतनी सख्त सजा मत दो। बी, जिसे उसने तंग किया, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। बुयेर की गुजारिश सुन डायरेक्टर कहता है, अकादमी निकालने का फैसला टाल सकती है। बी और उसका बाप हैरानी और राहत से भर उठते हैं। लेकिन आर्चल चेतावनी देता है, बी, अगर फिर ऐसा किया तो अकादमी दूसरा मौका नहीं देगी। बी का बाप उसे जबरन डायरेक्टर के सामने झुकाता है। इज्जत दिखा। वो हुक्म देता है, बुयेर और आर्चल को थैंक्स बोल। बाप के डर से भी झुककर डायरेक्टर और काले बालों वाले को धन्यवाद देता है। आर्चल माफी कबूल करता है और दोनों स्टूडेंट्स को क्लास जाने को कहता है। ऑडिटोरियम के दरवाजे पर बुयेर हैंडल पकड़ता है, लेकिन बी उसे रोकता है। तूने मेरे लिए क्यों बोला? बुयेर दरवाजा न खोलते हुए सोच में डूबता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तू अपने बाप को निराश करे। बी फर्श को ताकता है, बुयेर की बात पर गौर करता है, फिर चुपके से पीठ पीछे दिल से थैंक्स बोलता है। वो चेतावनी देता है, फाजी से बच के रह, वो तुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। वो बताता है, क्लास मॉनिटर का चाचा अकादमी का डिप्टी डायरेक्टर है। स्कूल के बाद बुयेर हमेशा की तरह लाइब्रेरी जाता है। सोचता है, आज तो भारी दिन था। अचानक लाइब्रेरी एडमिन उसे दरवाजे पर मिलता है। चेहरा ऐसा जैसे कोई सीरियस बात होने वाली हो। बुयेर हैरान, आप यहां क्या कर रहे हैं? एडमिन पूछता है, क्या तूने हाल में किसी को नाराज किया? बुयेर चौंकता है, क्या हुआ? जवाब मिलता है, तू अब न लाइब्रेरी में काम कर सकता है, न कमरे में रह। डिप्टी डायरेक्टर का ऑर्डर है। इस बातचीत के बाद बुयेर टीचर बुलाना के पास जाता है। वो शुरू से कहती है, मैं तुझे और इसाबेला को मैथमेटिकल सोसाइटी के सेमिनार में ले जाना चाहती थी। बुयेर जवाब देता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे कमरे से निकाल दिया गया, अब रहने की जगह ढूंढनी है। गोरी टीचर फट से कहती है, मेरे घर रह ले, मेरे पास एक कमरा खाली है। बुयेर इस अचानक ऑफर से शर्माता है। बुयेर सोचता है, एक ही छत के नीचे रहना कैसा होगा? घबराते हुए पूछता है, मैम, आपके लिए मेरे साथ रहना ठीक होगा? बुलाना शांति से जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं, हम कभी भी गणित कर सकते हैं। ये जवाब बुयेर को पसंद आता है, पर उसके चेहरे की लाली नहीं जाती। दोनों सहमत होते हैं और बुलाना कहती है, बॉल के बाद मेरे पास आ जाना। अचानक इसाबेला ऑफिस में टपक पड़ती है, ये यहां क्या कर रहा है? बुलाना समझाती है, बुयेर भी सेमिनार में हमारे साथ जाएगा और अब वो मेरे घर रहेगा। ये खबर गोरी को गुस्सा दिलाती है और वो फट से अपनी नाराजगी जाहिर करती है। स्टूडेंट्स की समझ न पाकर बुलाना कहती है, बुयेर इतना बुरा नहीं कि डरने की जरूरत हो। बुयेर हैरान,
फिर से बेइज्जती क्यों? अजीब सीन से बचने के लिए टीचर इसाबेला को जबरन भेजती है, बुइयर के साथ जाओ, सेमिनार के लिए कपड़े बदलो। साथ ही पूछती है, बुइयर, तुम्हारे पास इवेंट के लिए फॉर्मल कपड़े हैं? बुइयर कंफ्यूज्ड, जादू रॉब चलेगा? टीचर हंसकर कहती है, अगर है तो बिल्कुल चलेगा। कुछ देर बाद शाम ढलती है, बॉल शुरू होता है और लोग लाइन में आते हैं। बुइयर लाल कारपेट पर दो खूबसूरत ड्रेस वाली लड़कियों के साथ खड़ा है। हावर्ड परिवार के एस्टेट पर पहुंचते ही इसाबेला कहती है, हम आ गए। ये हावर्ड एस्टेट जादू सोसाइटी के सेमिनार की जगह है। डेलोनिन के रियासत में जादू सोसाइटी बड़ी संस्था है और हर सेमिनार हावर्ड एस्टेट पर होता है। पता चलता है ये एस्टेट उसी क्लास हेड का घर है। एस्टेट के पास 3 आदमी जोर जोर से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से वाइस चेयरमैन केल्विन को बुलाना देखती है। केल्विन बुइयर के साथ वाली लड़की को देखकर खुशी से सलाम करता है। बुइयर बिना हिचक सलाम का जवाब देता है और पास खड़ी इसाबेला कंफ्यूज्ड, ये लोग कब मिले? डिप्टी चेयरमैन बुइयर को बुलाता है, अपने दोस्तों से मिलाओ, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बुलाना उनकी चिटचैट में खलल नहीं डालना चाहती। बाद में मिलते हैं कहकर विनम्रता से चली जाती है। बुइयर और इसाबेला हावर्ड मनोर में घुसते हैं, हैरानी से इधर उधर ताकते हुए। बुइयर इवेंट की रईसी देखकर दंग, वाह क्या सीन है। वो फट से बुफे पर टूट पड़ता है। नमकीन, मीठा, ड्रिंक्स सब चट कर जाता है। इसाबेला को उसका ये स्टाइल पसंद नहीं, तू हमें शर्मिंदा कर रहा है। अचानक बुइयर की नजर कहीं अटकती है। वो उत्सुकता से देखता है एक विशाल पेंटिंग जिसमें 2 नदियां और पुल दिख रहे हैं। गोरी बताती है, ये हावर्ड परिवार का गर्व है, रॉयल कैपिटल के साथ पुल। बुइयर कंफ्यूज्ड, क्या नाम बोला? उसकी अनजानपंती जाहिर हो जाती है। पास खड़ा मालिक का बेटा फाजी उसका मजाक उड़ाता है, क्या बेवकूफ है ये। इसाबेला ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। बुइयर हमारे साथ आया है, इसका सम्मान करो। लेकिन फाजी और ताने मारता है, इसे तो पेंटिंग का नाम भी नहीं पता। इसाबेला फाजी से बहस नहीं चाहती और बुइयर को हाथ पकड़कर खींच ले जाती है। फाजी देखता है कि उसने बुइयर का हाथ पकड़ा और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो बुइयर के पास आता है, तो बस इसकी स्कर्ट के नीचे छुपता है। जवाब में बुइयर मजाक करता है, इस पेंटिंग का मतलब क्या है? ये सवाल इसाबेला को कंफ्यूज कर देता है। बुइयर कहता है, इसकी हिस्ट्री सुनकर मैं नया मेथड सोच सकता हूं। फाजी सुनता है और तंज कसता है, बुलाना ने तरस खाकर तेरा नाम आर्टिकल में डाला। बस इसाबेला फिर बचाव करती है। बुइयर ने पहेली का हल खुद निकाला। फाजी तमाशा खड़ा करता है, जोर से ऐलान करता है, ये बुइयर पेंटिंग की पहेली हल करेगा। इसाबेला हैरान, क्योंकि फाजी ने निजी झगड़े को पब्लिक ड्रामा बना दिया। हॉल में फुसफुसाहट फैलने लगती है। बुइयर के बारे में भद्दी अफवाहें उड़ती है। ये हंगामा दूर खड़े बुलाना और केल्विन देखते हैं। फाजी बुइयर को चिढ़ाता है, अब तुझे ये पहेली हल करनी ही पड़ेगी। अचानक किसी का हाथ बुइयर का बाजू पकड़ता है। ये बुलाना है, जो घबराकर पूछती है, फाजी से क्यों उलझा? हावर्ड परिवार का याबो शहर में दबदबा है, इनसे पंगा लेना मतलब आत्महत्या। वो चेतावनी देती है, इनसे झगड़ा किया तो सिर्फ मैथमेटिकल सोसाइटी ही नहीं, अकादमी में भी मुसीबत होगी। वो बताती है कि रॉयल कैपिटल के साथ पुल की पहेली को सुलझाने में गणितज्ञ सदियों से जूझ रहे हैं। फाजी चाहता है कि बुइयर इसे हल करके सबके सामने शर्मिंदा हो। फाजी उनकी बात सुन लेता है और बुलाना से कहता है, आपने बुइयर को जीनियस कहा, अब क्यों भरोसा नहीं? बुलाना जोर से सफाई देने लगती है, लेकिन बुइयर बीच में टोकता है। वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, मैं ये पहेली हल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हेडमैन की वजह से मुझे लाइब्रेरी से निकाला गया। ये सुनकर बुलाना और इसाबेला हैरान, लाइब्रेरी से निकाला? हमें तो पता ही नहीं। वे आखिरी बार पूछते हैं, सचमुच ये करना चाहता है? लेकिन बुइयर फाजी की ओर मुड़ता है, मैं ये पहेली हल करूंगा, शर्त कबूल। जार की राजधानी के साथ पुल की पहेली हावर्ड परिवार की पहली पीढ़ी ने बनाई थी। सैकड़ों साल पहले उनके कबीले का हेडमैन बड़ा अधिकारी था। उसने देखा कि राजधानी का इलाका खास है। तब शहर इतना बड़ा नहीं था। शहर 2 टापुओं में बंटा था, जो नदी के बीच में थे। टापुओं के बीच आने जाने के लिए 7 पुल बनाए गए। इन पुलों ने शहरवासियों को आपसी फायदा पहुंचाने में मदद की।
एक दिन हेडमैन इन 7 पुलों को देख रहा था और उसके दिमाग में सवाल आया, क्या इन पुलों से हर जगह जाया जा सकता है? हर पुल को सिर्फ एक बार पार करके और शुरुआती पॉइंट पर वापस लौटा जा सकता है? जब हेडमैन ने यह सवाल उठाया तो पूरे डेलोनिन के गणितज्ञ इस पहेली पर दिमाग लड़ाने लगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक राजधानी आए हल ढूंढने। खूब वक्त गुजरा, कई थ्योरीज बनी, पर कोई नहीं समझ पाया कि बिना किसी पुल को दोबारा पार किए शुरुआती पॉइंट पर कैसे लौटा जाए। फिर एक दिन हेडमैन ने खुद हल ढूंढ लिया। उसने सबको बता दिया। अगले दिन सब उसका हल देखने को तैयार थे। पूरे रियासत के गणितज्ञ पुलों पर जमा हुए, पर शाम तक हेडमैन नहीं आया। कुछ दिन बाद उसका शव मिला। लगता है अपने खोज के जोश में वो ठोकर खाकर नदी में डूब गया। हेडमैन की मौत गणित जगत के लिए बड़ा झटका थी। पहेली अनसुलझी रही। हार्वर्ड परिवार को भी इसका हल नहीं पता। फिर भी पहली पीढ़ी के हेडमैन की याद में उन्होंने ये नक्काशी अपने ड्राइंग रूम में टांगी। फाजी कहता है, ये गणित समुदाय का गर्व है। बुइयर फट से समझ जाता है, क्योंकि ये पहेली उसकी दुनिया की एक पहेली से मिलती जुलती है। अपनी कहानी सुनाकर फाजी मजाक उड़ाता है, बुइयर, तू हल ढूंढ लेगा। बुइयर जवाब देता है, मैं हल नहीं ढूंढ सकता, लेकिन कोई और भी नहीं ढूंढ पाएगा। फाजी फट पड़ता है, हंसी रोकने की कोशिश करता है, पर बस ठहाका मारता है। आखिरकार वो पूरे हॉल में बुइयर पर जोर जोर से हंसने लगता है। भीड़ निराश होकर दोनों से दूर हटने लगती है। एक लड़की सोचती है, बुइयर बस एक घमंडी बच्चा है जो अपनी औकात नहीं जानता। लेकिन उसकी दोस्त बुइयर को गौर से देखती है। इसके चेहरे पर समझदारी है, ये उतना साधारण नहीं। फाजी की हंसी के बाद बुइयर अपनी बात समझाता है, 7 पुलों की पहेली का कोई हल नहीं, इसीलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। उसका जवाब सुन हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सोचने लगते हैं। बुलाना और इसाबेला बुइयर के बयान पर आपस में बहस शुरू करती है। फाजी बुइयर को बेइज्जत करता है, अगर कोई हल नहीं तो हमारे पहले हेडमैन ने हल कैसे ढूंढा? जवाब में बुइयर पूछता है, क्या सबूत है कि हेडमैन ने सचमुच हल ढूंढा था? यह सवाल फाजी को आग बुला कर देता है। तुझे पता है हमारे हेडमैन रियासत में कितने बड़े ओहदे पर थे? अचानक भीड़ में कोई छड़ी जोर से फर्श पर मारता है। चुप रहो, ये वाइकाउंट हावर्ड है। जो फाजी को डांटते हैं, अपने खानदान का घमंड मत दिखा। फाजी का जोश ठंडा पड़ता है और वो अपने बाप से दिल से माफी मांगता है। वाइकाउंट बुइयर से मिलने आता है। मैं तुझे जानता हूं। बुइयर बिना इमोशन दिखाए झुककर हार्वर्ड परिवार के मुखिया को सलाम करता है। वाइकाउंट कहता है, मैंने तेरा और मेरे बेटे का झगड़ा देखा, इसके लिए माफी। लेकिन वो गुस्से में कहता है, तूने कहा कि इस पहेली का कोई हल नहीं, इससे हमारे पूर्वज की बेइज्जती हुई। बुइयर समझाता है, रॉयल कैपिटल के 7 पुलों का सचमुच कोई हल नहीं। पास खड़ी इसाबेला देखती है। बुइयर कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा। वाइकाउंट घबराकर गुस्से में पूछता है, क्या तू अपने दावे को आजमाना चाहता है? बुइयर हार नहीं मानता, मैं सबको प्रूव कर सकता हूं, इस पहेली का कोई हल नहीं। वो कहता है, उस वक्त के कई मुनियों ने इस मुश्किल टास्क का हल प्रैक्टिकली ढूंढने की कोशिश की। यह तरीका सम्मान के लायक है, पर सच को देखो तो जवाब मिलना मुश्किल है। बोलते बोलते वो कागज पर कुछ बनाता है और भीड़ को दिखाता है। कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कागज पर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह दिखाया जा सकता है। हर जमीन का टुकड़ा एक बिंदु और पुल रेखाएं। 7 पुलों को ऐसे सिंप्लीफाई करो। अगर हर बिंदु से बिना पैटर्न दोहराए निकला जा सके तो शुरुआती जगह पर लौटना मुमकिन होगा। कुछ लोग तारीफ में चिल्लाते हैं, हमें इस मेथड का पता ही नहीं था। अचानक उन 2 लड़कियों में से एक, जो बुइयर पर बात कर रही थी, बोलती है, यह लड़का सचमुच साधारण नहीं, तू सही थी। उसकी दोस्त बुइयर को घमंड से देखती है। मैंने कहा था ना। बुइयर समझाता है, शुरुआती और आखिरी पॉइंट के अलावा जब कोई पुल पार करके जमीन पर जाता है तो वो दूसरा पुल छोड़ता है। बेजोड़ नंबरों से जुड़े पॉइंट्स को सिंगुलैरिटी पॉइंट्स कहते हैं और जोड़े नंबरों वाले को पेयर्ड पॉइंट्स बुलाना समझती है। अगर शुरुआती पॉइंट से शुरू करके वापस लौटना है तो सारे पॉइंट्स तक पहुंचना होगा। बुइयर हामी भरता है, कुंजी यह है कि सारे बिंदु पेयर होने चाहिए। चश्मे वाला लड़का समझ जाता है और जोर से कुछ पूछने लगता है,
लेकिन बुइयर उसे टोकता है। इस पहेली में 4 पॉइंट्स सिंगुलर है। चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, शुरुआती पॉइंट पर नहीं लौट सकते। इसलिए जार की राजधानी के 7 पुलों का कोई हल नहीं, न कभी था। सब शॉक्ड होकर बुइयर को ताकते हैं। चश्मे वाला कहता है, इस थ्योरी में कोई खामी नहीं, इसका कोई हल नहीं। फाजी, जो अब अजीब सा महसूस कर रहा है, चिल्लाता है, ये गलत है। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि हावर्ड परिवार ने सबको झूठ बोला। फाजी गुस्से में सबको चुप रहने को कहता है, ये गलत है। लेकिन इतने पक्के सबूतों के बाद किसी को शक नहीं कि पहेली का कोई हल नहीं। वो लड़की, जिसे शुरू से बुइयर की अक्ल पर भरोसा था, कहती है, हमारा पूर्वज धोखेबाज था। भीड़ के दबाव से घबराकर फाजी अपने बाप को पुकारता है, लेकिन बाप का साथ न मिलने पर वाइकाउंट हावर्ड उसे जोरदार मुक्का मारता है। फाजी कई मीटर पीछे उड़ जाता है। हावर्ड चिल्लाता है, तूने मुंह क्यों नहीं रखा बंद? तेरी वजह से हमारी बेइज्जती हुई। वो मन ही मन कसम खाता है, इस लड़के को, जिसने हमारे खानदान को शर्मिंदा किया, सजा मिलेगी। वाइकाउंट तेजी से भीड़ की नजरों से दूर कहीं चला जाता है। पिथागोरियन स्कूल की स्थापना की थी प्राचीन यूनान के महान वैज्ञानिक पिथागोरास ने। इस स्कूल के कई अनुयायी थे, लेकिन उसमें एक बड़ी खामी थी। उन्होंने हर चीज को असली, रियल संख्याओं की बजाय गोल, राउंडेड संख्याओं से समझाने की कोशिश की। पिथागोरास का मानना था कि गोल और वास्तविक संख्याओं के अनुपात से दुनिया की सभी संख्याओं को बताया जा सकता है। लेकिन इस सोच को पहली बार चुनौती दी थी उनके ही छात्र हाइपेसिस ने। हाइपेसिस ने सिद्ध किया कि एक वर्ग के विकर्ण, डायगोनल, को पूरा संख्याओं के अनुपात से नहीं दर्शाया जा सकता, यानी ये संख्या इरेशनल है, जिसका कोई सटीक, सीमित दशमलव रूप नहीं है। ये खोज पिथागोरियन स्कूल की नींव को हिला देती है। जब बाकी छात्रों को पता चला कि इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने हाइपेसिस से सवाल किया कि यह समस्या किसने उठाई। आखिर में हाइपेसिस को एक बड़े पत्थर से बांधकर समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। धीरे धीरे और लोग इस समस्या की ओर आकर्षित हुए और अंततः पिथागोरियन स्कूल का पतन हो गया। जो संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अनुपात से नहीं लिखी जा सकती थी, उन्हें कहा गया अप्रिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। यहीं से गणित में संख्या प्रणाली का विस्तार शुरू हुआ और ये एक पूरा अलग क्षेत्र बन गया। बुयर के चेहरे के हावभाव देखकर लगता है कि उसे पहले से पता था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में हाइपेसिस के साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा। उसका यह सवाल विककाउंट को बहुत असहज स्थिति में डाल देता है। जनता भी बहुत उत्सुक होती है और खुद से वर्ग का विकर्ण निकालने की कोशिश करती है। बुलंगी टीचर भी पूछती है, इस संख्या में ऐसा क्या है जो इसे किसी संख्या से नहीं बताया जा सकता? बुयर जवाब देता है, ये एक बिल्कुल नई किस्म की संख्या है और ऐसी संख्याएं कई हैं। किसी ने पहले भी ऐसी एक संख्या खोजी थी, लेकिन उस खोज को फेसी ने छुपा दिया। विककाउंट को अब सारी स्थिति समझ आ चुकी है और इसके पीछे वजह है उसका बेटा। वो अपने बेटे की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है, लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का फेसी अब और चेहरे पर मार नहीं खाना चाहता, तो वो जल्दी से कोई रास्ता ढूंढने लगता है। आखिरकार फेसी ने सारी गलती बुयर पर डाल दी। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। कोई कहता है, मैथमेटिकल सोसाइटी के नियमों के मुताबिक बुयर ने फाजी के सवाल में मदद की, अब फाजी को बदले में उसकी मदद करनी होगी। वाइकाउंट हावर्ड सोच में डूबकर खड़ा होता है, जवाब तलाशता है। वो तर्क मान लेता है, बता, तेरा सवाल क्या है? बुयर का सवाल सीधा है, अगर वर्ग की भुजाएं 1 है तो उसका विकर्ण कितना होगा? हावर्ड हैरानी से बुयर को ताकता है, जवाब सोचता है। बुलाना बात में कूद पड़ती है। बुयर, तुझे पता है हावर्ड परिवार ने हावर्ड थ्योरम बनाया। उनके मुताबिक अगर वर्ग की भुजाएं 1 हैं तो विकर्ण की लंबाई का वर्ग 2 होगा। यह सही है, लेकिन बुयर कहता है, मैंने विकर्ण के वर्ग के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ विकर्ण के बारे में। यह स्पष्टता सुनकर वाइकाउंट कांपने लगता है, घबराहट में डूब जाता है। भीड़ यह सुनकर सोच में पड़ती है, विकर्ण क्या है? उन्हें उम्मीद है कि वाइकाउंट समझाएगा। खूब सोचने के बाद वाइकाउंट को पसीना छूटने लगता है, क्योंकि उसे जवाब नहीं पता। बुयर समझ जाता है, जैसा मैंने सोचा, वाइकाउंट को इस नंबर के बारे में शुरू से पता था। बुयर की पुरानी दुनिया में वैज्ञानिकों का सम्मान तो है, पर कोई उन्हें जानता नहीं। इस दुनिया में भले साइंस का लेवल निचला हो, वैज्ञानिकों की इज्जत आसमान छूती है। बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने साइंस में कमाल किया, न सिर्फ दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि रॉयल फैमिली और रईसों का सम्मान भी पाते हैं। वैज्ञानिक इकट्ठा होकर अर्थव्यवस्था, राजनीति पर कब्जा करते हैं और ताकतवर बन जाते हैं।
हार्वर्ड परिवार गणित समुदाय में बड़ा रुतबा रखता है, तो उनकी आवाज वजनदार है। मैथमेटिकल सोसाइटी में साइंस, राजनीति और धर्म के लोग शामिल हैं। उनका मानना है धरती की हर चीज को नंबरों में दिखाया जा सकता है, जिसकी वजह से हार्वर्ड परिवार की इतनी बेइज्जती हुई। फाजी बुइयर को मौत की धमकी देता है और मुख के ताने दौड़ता है। अंधे गुस्से में वो बुइयर पर झपटता है। बुइयर डिफेंसिव पोज लेता है, लड़ाई को तैयार। लेकिन कोई फाजी का हाथ हवा में पकड़ लेता है। ये एक रेड हेड लड़की है जिसे बुइयर पसंद है। फाजी कंफ्यूज्ड, छोड़ो मुझे, चिल्लाता है। वो शांति से माफी मांगती है, तुझे रोकना जरूरी है। फाजी छटपटाता है, पर वो नहीं छूटता। ये लड़की गजब की ताकतवर है। अचानक फाजी अपने बाप की आवाज सुनता है और डर से कांप उठता। वाइकाउंट अपने बेटे के बर्ताव से नाराज, तूने हमारे नाम को कीचड़ में मिला दिया। फाजी सफाई देने की कोशिश करता है, पर दिमाग खाली। वाइकाउंट जोर से बोलता है, मेरे बेटे की हरकतों के लिए माफी। वो कहता है, ये मेरी गलती है। बुइयर ने जो नंबर बताया, उसका जवाब हमारा गणित समुदाय ढूंढ लेगा। वो बुइयर को नकली विनम्रता से थैंक्स कहता है, मुझे जाना है। उसकी पॉलिश्ड बातों के पीछे गुस्से की सिकन छुपी है। वो बुइयर को शुभ शाम बोलता है। बुइयर अपनी छोटी जीत पर खुश, आपको भी शुभकामनाएं, कहता है। वाइकाउंट सोचता है, ऐसी बेइज्जती की कल्पना भी नहीं थी। बुइयर उस रेड हेड लड़की का दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो हैरान, तूने मुझे मिस्ट्रेस क्यों बुलाया? मुझे भूल गया। अचानक इसाबेला बुइयर के सिर पर जोर से चपत मारती है। तू अनजान औरतों को क्यों छू रहा है? इस छोटी सी नोकझोंक पर रेड हेड लड़की हंस पड़ती है। वो माफी मांगती है, मैंने तुम टीनेजर्स के फ्लर्ट में खलल डाला। बुइयर और इसाबेला चौंक कर उसे देखते हैं। वो हंसती है, मजाक था। लेकिन इसाबेला उनके रिश्ते से जलती है। वो शर्मिंदगी से कहती है, एलिस, तुम गलत सोच रही हो। फाजी इसाबेला को नाम लेकर पूछता है, एलिस यहां क्या कर रही है? एलिस बताती है, मैं हमेशा ऐसे इवेंट्स में आती हूं, पर मेयर की बेटी को यहां नहीं देखा था। बुलाना बात में कूदती है। एलिस का परिवार याबो शहर के गणित समुदाय में मशहूर है। वो सालों से अपने परिवार की ओर से सेमिनार्स में हिस्सा लेती है। एलिस बुइयर से हाथ मिलाते हुए अपना परिचय देती है, मैं चंदी नासा अकादमी में 3rd ईयर स्टूडेंट हूं। इसाबेला की क्लासमेट। बुइयर भी हाथ बढ़ाता है। मिलकर अच्छा लगा। एलिस उसके चेहरे के पास आती है, उसकी आंखों में झांकती है। उसकी नजदीकी से बुइयर अनजाने में उसकी छाती देख लेता है और शर्म से लाल हो जाता है। इसाबेला उदास होकर सोचती है, एलिस के मुकाबले मेरी क्या कमी है? एलिस कहती है, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस पसंद आया। गणित को और गहराई से पढ़ना शुरू करो। लेकिन बुइयर ठंडेपन से मना करता है, नहीं, मैं बुलाना मैम से बहुत कुछ सीख चुका हूं, उनसे बात करो। एलिस समझ जाती है कि उसे आसानी से फंसाया नहीं जा सकता। वो उसकी दृढ़ता को सलाम करती है। तब मिलते हैं जब कोई न हो। ये बात इसाबेला को चिढ़ा देती है। उसे बुइयर का एलिस के ऑफर को ठुकराना अजीब लगता है। वो कंफ्यूज पूछता है, मैं उसके साथ क्यों जाऊं? इसाबेला सोचती है, सारे मर्द एक जैसे। खूबसूरत लड़की देखी, बस दौड़ पड़े। लेकिन बुइयर मजाक करता है, एलिस खूबसूरती में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। इसाबेला और शर्माती है, सचमुच मैं ज्यादा खूबसूरत हूं? बुइयर शांत चेहरा लिए कहता है, हां, तुम सचमुच ज्यादा सुंदर हो। वो खुश की बात बन गई। इसाबेला उसकी तारीफों में खोई है। अचानक एक सफेद सूट वाला शख्स अपने साथियों के साथ बुइयर के पास आता है। ये शख्स चेयरमैन केल्विन निकलता है। बुइयर पूछता है, आप यहां क्या कर रहे हैं? केल्विन कहता है, तुम लोग आज की शाम के हीरो हो। बिना हेलो किए कैसे रहता? अपनी कामयाबी की अहमियत न समझते हुए बुइयर नम्रता से कहता है, मैंने बस प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की और वो नंबर बताया। लेकिन केल्विन कहता है, ये प्रॉब्लम और नंबर आसान नहीं। हार्वर्ड परिवार 7 पुलों की पहेली को अपना गर्व मानता था, पर आज साबित हुआ कि इसका कोई हल नहीं। इससे उनका रुतबा डगमगा गया और तुम्हारा नंबर दुनिया हिला सकता है। वो जानना चाहता है, ये लड़का आखिर है कौन? इतना टैलेंट अब क्यों उभरा? इसका मकसद क्या है
जिसने एक छोटे लेक्चर से गणित की दुनिया हिला दी। बुइयर मूर्ख बनता है, सबने देखा। फाजी ने मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा। मुझे बस एक आइडिया आया, मैंने बोल दिया। नंबर? बस जिज्ञासा थी। वाइकाउंट ने कहा, मैथमेटिकल सोसाइटी इसे ढूंढ लेगी। केल्विन बहस नहीं करता, शायद मैंने ज्यादा सोच लिया, पर चेतावनी देता है, हावर्ड परिवार से सावधान, उनके साथ टक्कर मत ले। इधर वाइकाउंट अपने बेटे फाजी के साथ ऑफिस पहुंचता है, जो फर्श पर पड़ा है। परिवार की बेइज्जती के लिए उसे खूब पीटा गया। चेहरा नीला पड़ा है। पास में एक काली आकृति खड़ी है, जो कहती है, कुछ करने का वक्त है। वाइकाउंट इंतजार कर रहा है कि बुइयर मनोर छोड़े, ताकि उसे हादसे में फंसाया जाए। आकृति आज्ञा मानकर झुकती है। अचानक पीछे से आवाज आती है, फिर किसी को मारने जा रहे हो? पीछे सफेद सूट में सफेद बालों वाला लड़का एबेल खड़ा है। वाइकाउंट गुस्से से मुड़ता है, उसे एबेल का लहजा पसंद नहीं। काली आकृति हैरान, मैंने इसे अपने हाथों मारा था। एबेल कहता है, हैरानी जायज है, वाइकाउंट ने पिछले बार मुझे मारने का हुक्म दिया था। वाइकाउंट कुर्सी से उछलकर चिल्लाता है, तू मरा कैसे नहीं? बुइयर तेरा आदमी है। एबेल को खत्म करने के लिए वो अचानक पिस्तौल निकालता है। पिस्तौल तानकर वो जवाब मांगता है। तब तक फाजी होश में आता है, अपने भाई को देखता है। एबेल कहता है, तू ज्यादा सवाल पूछता है, कहानी कहां से शुरू करूं? थोड़ा सोचकर वो बताने को राजी होता है। बुइयर का मुझसे कोई लेना देना नहीं, पर मेरे लौटने की बड़ी वजह थी। वो बंदूक की नोक पर भी शांत रहता है। अब आगे क्या होगा? एबेल क्यों लौटा है? क्या वो अपने पिता से बदला लेने आया है? क्या बुइयर किसी और गहरी साजिश में फंसा है?